गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हम लोग ध्रुव बैच में जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे सोसाइटी, जो कि जीएस पेपर 1 का टॉपिक होता है, और सोशल इश्यूज, जो कि पेपर 2 का टॉपिक होता है। तो हम इन दोनों टॉपिक्स को, पेपर 1 के टॉपिक्स को और पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स को एक साथ कंसीडर करने का प्रयास करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग ये जो प्रॉपर सिलेबस की कुछ पोर्शन दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों में जो टॉपिक जिनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक साथ, वो टॉपिक्स हैं क्या, एक बार हम सिलेबस को समझते हैं। और आज की जो हमारी पूरी क्लास होगी, जनरली किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ध्रुव बैच में, तो हमारा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि हम पहले सिलेबस को समझें, क्वेश्चंस किस डायरेक्शन से आ सकते हैं, किस डायमेंशन से आ सकते हैं, किस एस्पेक्ट से आ सकते हैं, उन सब चीजों को समझने का प्रयास करें। तब जाकर के हम लोग वापस मेन जो टॉपिक है उन टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस का पहला पॉइंट क्या कहता है? वो कहता है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, ये पहला टॉपिक है। अब अगर हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं होती क्या क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, ठीक है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा हमारा सोसाइटी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। दूसरी, जातिगत विशेषताएं, तो जाति। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर एक धर्म का एक टॉपिक आ सकता है। ये सारी चीजें क्या हुई, तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू आप यहां पर क्या ले सकते हैं? परिवार, ठीक है। देखिए, मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं, दरअसल यहां पर मैंने स्पेस दिया नहीं, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। अब देखिएगा परिवार। अब उसके आगे आप देखिए यहां पर दोस्तों, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अगला टॉपिक, ग्रामीण संरचना। ये सब है क्या? ये सब है भारतीय समाज की मुख्य विशेषता। इंडिया सोसाइटी, इंडिया में जो समाज सोसाइटी है, वो किस किस तरह से बटी हुई है, उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो समाज को यूनिक बनाती है, ठीक है। तो वो देखिए यहां पर दिया हुआ है, वर्ड है, जाति है, धर्म है, परिवार, ग्रामीण संरचना, यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो आपका शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है। भारत में जो आप यहाँ पर लिखिए क्या, डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा यहाँ पर, ठीक है। विविधता, विविधता में एकता की जो बात करते हैं, वो 4-5 टॉपिक आपके भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएंगे। और यहां पर अगला टॉपिक लिखा भी हुआ है कि भारत की विविधता। तो ये वो साइलेंट फीचर्स हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी को डिफाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यहां पर आप एक शिक्षा को, एजुकेशन को भी जोड़ लीजिएगा। अब समझिए दोस्तों, ये तो रहा सिलेबस का वो पहला पॉइंट जिसको हम यहां पर समझे। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और हम लोग इस क्लास में करेंगे क्या? हम लोग बिल्कुल ये काम नहीं करने वाले कि हम लोग जाति पर पूरा एक 2 दिन की क्लास में जाति को समझे, जाति कितने प्रकार की होती है, वर्ण व्यवस्था कैसे होता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, भारत में परिवार की कॉन्सेप्ट क्या है, हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे। इसका कारण ये है कि आप सभी चूंकि मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्रैश कोर्स है। यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर से, कैसे आंसर में क्वेश्चन आ सकते हैं और उसका आंसर आप लोगों को कैसे लिखना रहेगा, ये हम लोग का मेन उद्देश्य। अब समझिएगा दोस्तों, पहला टॉपिक है वर्ड, जाति अथवा धर्म। अब इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो यहां पर जो हम लोग स्टडी करना चाहेंगे या फिर हम लोग करनी चाहिए, वो है आपका कि जैसे अभी आपने देखा हुआ रिसेंट में ओबीसी का उपवर्गीकरण की बात हो रही थी, सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही थी कि ओबीसी में एक विशेष ऐसा वर्ग है अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत, जिनको आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिला है। तो ये ओबीसी का उपवर्गीकरण आप जाति से यहां पर जोड़ सकते हैं। आप इसको सोचा जस्टिस से पेपर 2 में जोड़ सकते हैं। और ये पेपर 1 और पेपर 2 के जो टॉपिक है वो एकदम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब समझिएगा दूसरी बात, परिवार। तो परिवार पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? परिवार पर क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भारत में संयुक्त परिवार की जगह, ज्वाइंट फैमिलीज की जगह अभी न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, उसके क्या कारण है? परिवार में क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में तलाक दर, इसमें बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, इसके कुछ कारणों पर चर्चा करें, इसके कुछ सुझाव आप लोग बताएं। एक क्वेश्चन आ सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप। आप सब देखते हो कि लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फेमस सिटीज हो रही है, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, इन सब जगहों पर फैल रहा है। साथ ही साथ भारत के जो छोटे छोटे जिले हैं, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप की आवश्यकताएं क्या क्या है, उनमें समस्याएं क्या क्या है, कौन कौन सी चुनौतियां ये उत्पन्न कर रही है, और सरकार इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप की जो पार्टनर्स है उनको कौन कौन से कानूनी संरक्षण देने का प्रयास करती है, वो एक और टॉपिक यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आप समझिएगा दोस्तों, समाज की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक आप लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने पूछा ग्रामीण संरचना, तो किसी गांव की जो ग्रामीण संरचना होती है वो कैसे प्रभावित होती है, जैसे आप यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं किससे, कोविड से, कि कोविड में जो ग्रामीण संरचना वो कैसे प्रभावित हुई, या फिर ग्रामीण संरचना भारत में विविधता की एकता का असली कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करती है
चर्चा करें। तो यहां पर आप कुछ एग्जांपल देकर के अपनी बातों को जस्टिफाई प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। दूसरी बात, जैसे मान लिया अगला टॉपिक यहां पर दिया हुआ है कि भारत की विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द इंडिया या फिर इंडियन सोसाइटी एंड द कल्चर की बात कर रहा है। अब समझिएगा, जब ऐसा कोई टॉपिक आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को 3-4 चीजों को एकदम लिखना ही लिखना है और उनको याद करके रखिएगा। ठीक है, अभी आप सब जानते हैं कि अभी अमृत महोत्सव का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। तो भारत में विविधता को हम एक जगह पर ले आने का प्रयास कर रहे हैं। विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो है, वहां पर एक बैलेंस बना सके, यूनिटी बना सके और सभी लोगों को उन कल्चर से हम रूबरू करा सके, जान पहचान करा सके। इसके लिए अमृत महोत्सव का सहारा लिया जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, आप जान सकते हैं कि भारत को जानो कार्यक्रम, ये सरकार ने एक प्रयास किया है ताकि भारतीय जो संस्कृति है उसके बारे में युवाओं को बताया जा सके। उसके बाद आप देखेंगे कि वो एक जब मैं कॉलेज में था, आईटी में था, क्या नाम था उसका, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक सेकेंड, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर हर स्टेट की अलग अलग जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उनको यहां पर आयोजित कराया जाता है। तो ये जो पहल है, अब समझिएगा, हम लोग इन जो क्लास चल रही है ध्रुव बैच में, ध्रुव बैच में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो यही है कि सिलेबस के पॉइंट्स को, अगर इन पॉइंट से कोई क्वेश्चन बनता है, उन क्वेश्चंस को आप लोग करंट अफेयर से कैसे लिंक करेंगे, करंट अफेयर से लिंक करने के साथ साथ किस कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को, कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को आप लोगों को अपने आंसर में बताना होगा। ये सारी चीजें जो है, ये जो रिक्वायरमेंट्स है, इन्हीं पर हम लोग यहाँ पर बेसिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो रहा आपका सिलेबस का पहला पॉइंट। अब हम लोग करेंगे क्या, अभी नहीं, अगली क्लास में जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे वहां पर हम लोग उन टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए, मेन बॉडी में क्या लिखा जाए और कंक्लूजन में क्या लिखा जाए, उन पर प्रॉपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी के लिए यहां पर आप लोग देखते हैं सिलेबस का जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वो है दोस्तों यहां पर कि महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ द वुमेन्स और महिला संगठन जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, पहला टॉपिक तो यहीं पर आपका खत्म होता है। ठीक है, कि महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। अब समझिएगा दोस्तों, सिर्फ टॉपिक ये नहीं है, दरअसल इस टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये समस्याएं और उनके रक्षोपाय, ठीक है, इन दोनों पर भी बात करता है। कहता है कि महिलाओं की भूमिका क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है और सरकार जो है उनके लिए कौन से इनिशिएटिव्स ले रही है वो, प्लस एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बात और यहां पर हमेशा नोट करिएगा, वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड दरअसल होता क्या है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि सरकारी प्रयास को सूचीबद्ध करें, या फिर कभी कभी प्रश्न यह आ सकता है कि इस क्षेत्र को जो चुनौती उत्पन्न हो रही है उस चुनौती को कम करने के लिए हमें कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। तो समझिएगा दोस्तों, ये दो अलग अलग प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न ये पूछा कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बतानी है, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछता है कि हम लोग को और कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो वो वे फॉरवर्ड में आप लोगों को हमेशा याद करना है। कोई भी समस्या को आप लोग पढ़ेंगे तो समस्या की एक तो सरकारी प्रयास और एक कौन से और कदम उठाए जा सकते हैं, उन दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ दोस्तों, करंट अफेयर से कैसे लिंक किया जाए। ठीक है, कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, कोई केस स्टडी हम लोग को यहाँ पर यूज करनी है तो केस स्टडी कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, अब महिलाओं की भूमिका क्या होती है, तो आप जानते हैं कि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, बहुत जीरो से स्टार्ट करें, तो महिलाओं की भूमिका कहां से स्टार्ट होती है। अगर ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर वन में, पेपर वन में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका थी, वहां पर आप एग्जाम्पल दीजिए, कनकलता बरुआ जैसी जो थी। ठीक है, उन लोगों को एग्जाम्पल देके आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब और क्वेश्चन बन सकता है इसी प्रकार से, एक तो रहा कि इतिहास में इनकी भूमिका क्या है, फिर बन सकता है कि पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है, इकोनॉमिक्स में क्या भूमिका है, जो महिला उद्यमी है उनकी क्या भूमिका है, फिर आप बता सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की जो भूमिका है वो क्या है, एक परिवार में महिला की जो भूमिका होती है वो क्या होती है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में आप सब सुन रहे होंगे कि फेमिनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर जो कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो क्या है। ठीक है, मीडिया में क्या महिलाओं की भूमिका है, और कुछ टॉपिक्स जो रिसेंट चर्चा में रहे, वो टॉपिक अगर आप यहां पर नोट करें, वो टॉपिक था कि सशस्त्र बलों में, मतलब आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की क्या भूमिका है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो इस सेक्टर से आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, कि महिलाओं की भूमिका, तो कहां भूमिका, इन सभी सेक्टर में, राजनीति में, इतिहास में, अर्थव्यवस्था में, आर्म्ड फोर्सेस में, पुलिस में, हेल्थ के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन लोगों की जो भूमिका है वही भूमिका पर एक क्वेश्चन पेपर बन सकता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि महिला संगठन, कौन कौन से महिला संगठन चर्चा में रहे, कौन कौन से महिला संगठन इतिहास से, सेवा सेवा नाम का एक संगठन होगा, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, जो महिलाओं के जो वर्क लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो संस्थान है
इन सब के बारे में आप पढ़ना है। फिर पढ़ना आप लोगों को पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है, और उनसे संबंध मुद्दे। दरअसल जो जनसंख्या का टॉपिक होता है ये जियोग्राफी में आता है, ठीक है। तो मैं एक बार ये देख लूंगा, अगर जियोग्राफी में गौरव सर पढ़ा रहे होंगे इस टॉपिक को तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं इस टॉपिक को वापस यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए, गरीबी और विकासात्मक विषय, ठीक है, गरीबी। तो गरीबी का जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों का आता है पेपर 2 में भी। अगर आप यहाँ पर पेपर 2 देखेंगे, सोशल जस्टिस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉपिक क्या दिया हुआ है, दिया स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो एक टॉपिक यहाँ पर आप लोगों का आता है। दूसरा जो टॉपिक होता है इस पेपर 2 के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो है गरीबी, पॉवर्टी, ठीक है, और भूख से संबंधित, हंगर से संबंधित जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को हम पेपर 2 में सोशल जस्टिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक पेपर 2 के हैं जिनको हम लोग पेपर 1 के टॉपिक के साथ लिंक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस का ये 2 पॉइंट हो गया आप लोगों का यहाँ पर। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट और बचता है, जो थोड़ा सा विस्तृत पॉइंट है, वो पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ठीक है। अब भूमंडलीकरण यहाँ पर वो एलपीजी की प्रॉपर बात कर रहा है, ठीक है। एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ठीक है। 1990 के दशक में ये जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट को विकास किया गया था, तो उस कॉन्सेप्ट का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा वो आप लोगों को बताना होगा। तो 3 क्वेश्चन प्रॉपर अलग अलग बन सकते हैं। एक बन सकता है उदारीकरण का, एक बन सकता है निजीकरण का, और एक बन सकता है वैश्वीकरण का, ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि यहाँ पर भूमंडलीकरण स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस बात को आप लोग समझिए। इसको आप लोगों को कई एस्पेक्ट्स में याद करना, जैसे कि संस्कृति के संदर्भ में, ठीक है। तो ये जो कल्चर है, जो हमारी भारत की डाइवर्सिटी है, एक तो ये भूमंडलीकरण उसको सपोर्ट भी करती है, ठीक है। जैसे कि भारत की जो संस्कृति है उसको आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, यूके में कोई प्रधानमंत्री है वो बैठ करके भारत की रिपब्लिक त्योहार को मना रहे हैं, तो ये भारत की संस्कृति का वैश्वीकरण, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ जो समस्याएं देखने को मिलती है वो मिलती है कि एक हम पाश्चात्य संस्कृति को, वेस्टर्न कल्चर को अपने यहाँ पर हर व्यक्ति समाहित करता जा रहा है। और इससे समस्या क्या होती है, जो हमारी लोक संस्कृति है, जैसे कि लोक फूड हुआ, तो लोक फूड की जगह क्या हो रहा है, मैकडोनल्ड सब लोग खाना पसंद करते हैं, डोमिनोज का पिज्जा पसंद करते हैं, केएफसी का चिकन पसंद करने लगे। तो हम लोग क्या है समस्या, हम लोग वेस्टर्न चीजों को अपनाने के कारण से हमारी जो खुद की संस्कृति है, खुद के जो वेशभूषा है, खुद की भाषा है, वो सब भाषा समाप्त हो रही है। कई ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त हो गई क्योंकि अंग्रेजी का प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगा है। तो ये जो प्रभाव है आपको देखिए, अच्छा ये तो हो गया एक टॉपिक। अब दूसरी बात समझिएगा यहाँ पर आप लोग, जब एक बहुत अच्छा टॉपिक समझ में आया, अगर प्रभाव पूछे कभी क्वेश्चन में आप लोगों से, ठीक है, इंपैक्ट पूछे, उसका इफेक्ट पूछे, तो आप लोगों को एक बात समझनी दोस्तों, इसको दोनों पॉइंट में लेना है, ठीक है। एक आप लोगों को लेना है पॉजिटिव प्रभाव, एक लेना है निगेटिव प्रभाव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी किसी भी टॉपिक में, कोई भी प्रश्न में आप लोगों से किसी चीज का प्रभाव पूछे, जैसे कि मानसून, मैं ज्योग्राफी का अगर एग्जांपल दूं तो मानसून की जो बारंबारता है बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब मानसून की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पर कोई पूछता कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव आप लोगों को दोनों पॉइंट से बताने। हो सकता हो कि सकारात्मक प्रभाव ना हो या नकारात्मक प्रभाव ना हो। जैसे कि मानिए एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर आप लोगों को देता हूं। मानिए आप लोगों से ये पूछे कि दहेज का, डोरी सिस्टम का आप लोगों को प्रभाव बताना है। तो देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, अब इसका आप लोग सकारात्मक प्रभाव नहीं बता सकते और बताना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। हो सके आपके मन में कोई सकारात्मक प्रभाव आ भी रहा हो तो बताने से बचिए, ठीक है। अगर कोई चीज फुल्ली निगेटिव है तो उसका सकारात्मक प्रभाव बताने से बचना है, लेकिन अगर कोई चीज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातों को समाहित करती है तो आप लोगों को उसको प्रभाव के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का एक प्रकार होता है, और बहुत से हमारे जो दोस्त हैं, हम लोग सृजन कॉपी देखते हैं तो वहां पर जो गलतियां देखने को मिलती है, गलती यही होती है, क्वेश्चन में किसी चीज का प्रभाव पूछा रहता है और जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर सिर्फ एक डायमेंशन को टच करता है, या तो पॉजिटिव को या तो निगेटिव को। ये गलती नहीं करनी है। प्रभाव के अंतर्गत हम लोग को दोनों ही पॉइंटों को अपने आंसर में समाहित करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की डिमांड होती है, ठीक है। अब समझिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। सोशल इंपावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, इस सशक्तिकरण के अंतर्गत कौन कौन चीजें शामिल होगी, तो कोई भी वल्नरेबल ग्रुप, सुभेद्य ग्रुप जो हमारे सोसाइटी में होते हैं, ठीक है, उनकी इंपावरमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है कि सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। कम्युनलिज्म अर्थात संप्रदायवाद, इसकी बात हो रही है। क्षेत्रवाद, ठीक है, और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता,
इन सब कॉन्सेप्ट्स की बात एक पॉइंट के अंतर्गत कर दिया है। ये सब एक अलग अलग पॉइंट है। सोशल इंपावरमेंट एक अलग पॉइंट है। हालांकि सोशल इंपावरमेंट को हम लोग जो टॉपिक शुरू से स्टडी करेंगे तो हर टॉपिक में लिंक करते जाएंगे। जैसे कि महिलाओं का टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए उसको हम लोग वहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, हम पढ़े एलजीबीटीक्यू के बारे में तो हम उनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए उनके बारे में वहीं पर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये तीन टॉपिक अलग अलग टॉपिक है। हालांकि इन तीनों टॉपिक को मैं एक दिन में कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है। देखिए दरअसल क्रैश कोर्स है और जो 2021 में एग्जाम देने वाले दोस्त थे उन लोगों के लिए 15 मार्च तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट भी करना है। ठीक है, 2022 वालों के पास तो फिर भी टाइम है। अभी हम लोग क्या करेंगे 2022 वालों के लिए कि प्रीलिम्स के बाद जो टॉपिक्स बच रह जाएंगे उन टॉपिक्स को हम लोग प्रीलिम्स के बाद कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन यही है कि हम लोग को 2021 वालों के लिए टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कराना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग बात समझिएगा, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद सिलेबस को स्टडी करने के बाद हम लोग ये समझे कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा था अभी एक टॉपिक था कि भारत में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, महिलाओं की भूमिका वाला जो टॉपिक था उस टॉपिक से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण, इंपावरमेंट की बात हो गई, अर्थात सोशल इंपावरमेंट जो टॉपिक था सबसे लास्ट वाला सामाजिक सशक्तिकरण, उससे यहाँ पर देखिए लिंक कर दिया गया है। आप एक बात समझिएगा, जो सिलेबस के पॉइंट्स है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि ये पॉइंट सिर्फ एक अकेले क्वेश्चन बने, नहीं। इन पॉइंट्स को आप अलग पॉइंट से लिंक करते हुए क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी पॉइंट को आप पेपर 3 भी बना सकते हैं, आप पेपर 2 भी बना सकते हैं, लेकिन लिंकेज करना आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका पर टिप्पणी करिए। अब देखिए यहां पर इसने दो कॉन्सेप्ट किया, दो काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। एक तो इसने उठाया महिलाओं का टॉपिक पेपर 1 से। ठीक है, पेपर 1 से इसने एक टॉपिक उठाया महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट। इसको इसने किससे जोड़ा, इकोनॉमिक्स से, गिग इकोनॉमी। अगर आपने सोसाइटी तैयार की, आपने महिलाओं का सशक्तिकरण पढ़ा हुआ है लेकिन आपको गिग इकोनॉमी नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लिंक करना आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। गिग इकोनॉमी क्या होती है एक अलग टॉपिक है, महिलाओं का सशक्तिकरण एक अलग टॉपिक है, लेकिन इन दोनों को लिंक करते हुए देखिए कितना शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बना करके दिया गया है। तो ये तैयार आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्रिप्टो करेंसी का। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था कि पेपर 3 का साइंस एंड टेक का एक टॉपिक उठाया था और पेपर 1 के भारतीय समाज से एक टॉपिक से जोड़ करके, इंडियन सोसाइटी से जोड़ करके इस टॉपिक को कैसे लिंक किया था। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये बात समझिएगा। अप्रोच में आप लोगों को दो तीन चीज समझनी है। आप लोगों को एक 3-4 तरह का इंट्रोडक्शन अपने पास पहले से दिमाग में सेट करके रखना है। कुछ आप लोगों को केस स्टडी, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग में सेट करके रखिए और जब वो क्वेश्चन पूछे तो उसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपने टॉपिक्स को थोड़ा इधर उधर करके अपना आंसर बनाना पड़ता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है। तो इंडियन सोसाइटी का जो डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन है, देखिए उस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे लिंक किया गया है। कह रहा है कि इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। ठीक है, हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इनोमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। ठीक है, 250 शब्दों का यूपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। और ये सिलेबस के पहले पॉइंट को, ठीक है, जो इंडियन कल्चर की बात कर रहा था उस टॉपिक से लिंक किया गया है। अगला जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, तो जनसंख्या वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पर बनाया गया है। इसी प्रकार से अगर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और दिखाऊं तो एक दो क्वेश्चन देखिए यहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूं कोविड से लिंक करते हुए। ठीक है, ये रहा कि कोविड 19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दी है। टिप्पणी कीजिए। अब आप लोगों को दो तीन पॉइंट समझना पड़ेगा कि जब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो यहां पर आप लोगों को दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी, वो होंगे आप लोगों को करंट अफेयर्स। जब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, आपने वहां से कुछ डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों का प्रयोग करना सीखा होगा, तो आप उसको अपने आंसर में प्रयोग कर सकते हैं। कोविड 19 महामारी का वर्ग असमानता पर, ठीक है, जो गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, उस गैप में क्या असर रहा, क्या भूमिका रही, उसके संबंधित अगर कोई रिपोर्ट है, जैसे ऑक्सफैम की मानिए अगर आपके पास रिपोर्ट है, मानिए आपके पास वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट का प्रयोग आप लोग यहां पर करिए, आपका आंसर एकदम अच्छा हो गया। ठीक, फिर गरीबी को गति दी, तो गरीबी में आप बताइए कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे जो होता है उसके अनुसार या फिर श्रम मंत्रालय के अनुसार आप बताइए कि कोविड के कारण से बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ी है और कई रोजगार लोगों के समाप्त हुए हैं। उन रोजगार में एक बहुत बड़ी भूमिका थी जो मतलब जो दूसरा सेक्टर होता है, ठीक है, जो फॉर्मलाइज नहीं होता है। ठीक है,
अनौपचारिक क्षेत्र से बेरोजगारी दर वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो इसके कारण से जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। तो अगर इन सब टॉपिक्स को आप अपने आंसर में लिंक कर देते हैं, इतने पॉइंट्स को, आपका आंसर एकदम अपने आप जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही करना सीखना है दोस्तों। आप लोगों को अपने आंसर में इन सब टॉपिक्स को लिंक करना पड़ेगा। देखिए, क्षेत्रीयता क्षेत्रवाद का जो कॉन्सेप्ट हम वहां पर देख रहे थे, टॉपिक देख रहे थे सिलेबस में, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या आप सहमत है कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क दीजिए। अगर आपने क्षेत्रवाद का टॉपिक पढ़ा होगा तो आप ये बता सकते हैं कि सांस्कृतिक मुखरता जो है, अपने संस्कृति को बचाने का जो परिणाम है, क्या वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है? तो बस उस क्वेश्चन का आप यहाँ पर लिंक करें टॉपिक से, सिलेबस के, आपका आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए क्वेश्चन आप पूछा हुआ कि बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है, भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में। तो हमने वहां पर सिलेबस में एक पॉइंट देखा था। पॉइंट क्या था कि ग्लोबलाइजेशन का भारत की सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एकदम एग्जैक्टली ये पॉइंट दिया। तो वहां पर पॉइंट में मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों को प्रभाव के अंतर्गत पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें बतानी होती है। यहां भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि जो वैश्वीकरण है उसके कारण से विविधता और बहुलवाद, इस पर संकट उत्पन्न हुआ है। औचित्यपूर्ण उत्तर में यहां पर आप लोगों को दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भारतीय संस्कृति है उसको इसने प्रमोट भी किया है। दूसरा बात आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, इसमें कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न की है और उन चुनौतियों को आप लोगों को यहाँ पर सूचीबद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों जो बैलेंस्ड आंसर होता है आप लोगों को, उन सब पर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, फिर आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूपीपी से 2019 में, शायद ये 2019 का 2020 का पेपर है, उससे देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है। हालांकि यूपीपी से जो क्वेश्चंस पूछती है वो क्वेश्चन बेहद सिंगल लाइनर क्वेश्चन होता है, मतलब ज्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं बनाती है, क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखती है ताकि जो स्टूडेंट है उसको क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ द इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। मतलब भारत की जो संस्कृति है वो बहुत कंपोजिट है, बहुत सम्मिश्रित है। इसके जो लाभ है उन लाभों को सूचीबद्ध करना है आप लोगों को, इसके बेनिफिट्स को आप लोगों को बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आप लोगों को इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स को लिखते हुए अपना आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के जो लाभ है वो लाभ आप बताइए। हर लाभ के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में देते जाइए, तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब समझिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हमने देखा था सिलेबस का एग्जैक्टली पॉइंट था कि महिला संगठनों पर टिप्पणी करिए। ठीक है, सिलेबस का एक पॉइंट था ना, महिला वाली भूमिका में पर क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पर एक पॉइंट दिया हुआ था कि महिला संगठन। तो सिंपल से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ कमियां होंगी तो कमियां भी आप लोगों को यहाँ पर बतानी होंगी। ठीक है, अब देखिए, अच्छा, अब भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, शिक्षा का सेक्टर हमने देखा था, सिलेबस का पॉइंट था। पाश्चात्य प्रभाव तो वेस्टर्न इफेक्ट या फिर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव बता सकते हैं। तो इंडियन एजुकेशन पर ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने सिलेबस में देखा था कि एक पॉइंट दिया हुआ और उसी पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन बना करके दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये बात है, ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस दिखाया, फिर मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू दिखाया, इसका उद्देश्य सिर्फ ये कि आप लोग एकदम अनभिज्ञ ना रहे कि सिलेबस में है क्या। ठीक है, आपने देखा था वहां पर एक उदारीकरण का एक क्वेश्चन सिलेबस का पॉइंट दिया हुआ था। आप देखिए दोस्तों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि उदारीकरण क्या है। तो जिस स्टूडेंट ने, जिस दोस्त ने उस सिलेबस के पॉइंट को तैयार किया होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, उसको ये क्वेश्चन लिखने में कितना टफ हुआ, कितना मुश्किल हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, हाउ इज इट अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना को ये कैसे प्रभावित कर रहा है, ये बात यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पूरा एग्जैक्टली सिलेबस का पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब सांप्रदायिकता एग्जैक्टली टॉपिक दिया हुआ है, उसी टॉपिक को थोड़ा सा इसने चेंज करके टफ बनाने का प्रयास किया है और यहां पर उस क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है मेंस एग्जाम देने की, वो रिक्वायरमेंट है आप लोग सिलेबस के पॉइंट को समझे, और सिलेबस के पॉइंट को समझने के साथ आप लोग जो है प्रॉपर उसका पीवाईक्यू के माध्यम से समझे कि कैसे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, और उन्हीं के पैटर्न पर आप लोगों को अपने अगले क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है जो ये है क्लास शेड्यूल। दरअसल जितनी क्लासेस चलेंगी, मेरा उद्देश्य है कि 5 क्लास में आप लोगों का
ये प्रॉपर टॉपिक्स को जो हमने आज 2 टॉपिक्स देखे, पेपर 1 का पेपर 2 के, सोसाइटी और सोशल जस्टिस, इन दोनों टॉपिक को 5 क्लासेस में खत्म करने का मेरा उम्मीद है। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए आज तो हमने सिलेबस पढ़ा, ठीक है, अब सिलेबस देखा, पीवाईक्यू देखा, अब हम लोग जो करेंगे हम वो करेंगे महिलाओं की भूमिका को समझेंगे, ठीक है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो लैंगिक हिंसा हो रही है, उन पर हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और क्वेश्चंस कैसे होंगे उनको लिंक करेंगे, ठीक है। आज की क्लास तो यहाँ पर निकल जाएगी। अगला जो क्लास होगी वो होगी गरीबी और भूख को जोड़ते हुए जनसंख्या और शहरीकरण। ये 2 3 4 टॉपिक मैं उठाऊंगा, मैं देख लूंगा कि जनसंख्या और शहरीकरण का टॉपिक अगर ज्योग्राफी में बढ़ा दिया गया होगा तो इसको यहाँ पर मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। अगली क्लास होगी, तीसरी क्लास होगी हम लोग की, वहां पे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, सिलेबस का पहला पॉइंट देखिए, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, एक पॉइंट और था ग्लोबलाइजेशन वाला, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। फिर फोर्थ लेक्चर में हम लोग सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे, और पांचवा जो हमारा क्लास होगी वहां पर पेपर 2 का एक टॉपिक है, ठीक है, कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं का विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो इस टॉपिक को हम लोग 5 लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। हम लोग का उद्देश्य है कि 5 क्लास में हम लोग सोशल इश्यूज के प्रॉपर पूरे टॉपिक को समझें और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम लोग की जो पहली क्लास है और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, टॉपिक्स क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, महिलाओं की भूमिका, समस्याएं, रक्षोपाय और संगठन, ये 4 टॉपिक है जो महिलाओं की भूमिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहली बात, महिलाओं की भूमिका क्या है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि भारत की या पूरे विश्व की कहें तो आधी आबादी ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आधी आबादी प्रॉपर ये महिलाएं हैं, ठीक है। अब इसके बावजूद जो इनकी भूमिका है बहुत कम है, तो उन पर समझिए कह रहे कि इतिहास में इनकी भूमिका क्या रही। ये क्वेश्चन मैं प्रॉपर इतिहास के लिए छोड़ देता हूं कि हिस्ट्री में आप लोगों ने उन महिला क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा होगा जिनका नाम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे कनकलता बरुआ हो, चाहे वो रानी गडकरी हो, ठीक है। इन नामों को आप लोगों को समझना है और इनकी नामों को आप लोगों को स्टडी करके रखना है, ठीक है। तो एक तो टॉपिक मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूं। दूसरी बात कह रहा है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका। अब देखिए राजनीति में महिलाओं की भूमिका, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप लोग कैसे लिंक कर सकते हैं, आप लोग लिंक कर सकते हैं अभी करंट से कैसे, यूपी इलेक्शन हो रहा है, ठीक। यूपी इलेक्शन में देश की सबसे बड़ी, हालांकि सबसे बड़ी मैं थोड़ा सा नहीं कहूंगा, ठीक है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, तो देश की एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस जो है उसने यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब इन्होंने यहां पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि 40% सीटें जो है हम महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे। ये जो बात है ये राजनीति में महिलाओं की भूमिका को एक अच्छा खासा सत्यापित करता है कि हाँ बढ़ने की डिमांड हो रही है, बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि इनके बावजूद बहुत सारे खेल होते हैं राजनीति में आप लोग जानते होंगे कि महिलाएं जब पंचायत में शामिल होती हैं उसके बावजूद मुखौटा पति का जो कॉन्सेप्ट है वो फेमस है, ठीक है, ठीक है। पंचायत पति का जो कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, तो ये जो मुखौटा पति वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, मुखौटा पंचायत वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। भाजपा ने भी कई सांसदों को 2019 के इलेक्शन में संसद में भेजा था, महिला सांसदों को, तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है, कुछ ऐसे आंकड़े देते हुए आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक। करें कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग साइंस एंड टेक की क्लास कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आप लोगों को 2 3 चीजें समझाई थी। मैंने आप लोगों को समझाया था कि स्टेम, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या फिर मेडिसिन, इस क्षेत्र में एक लीकी पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। लीकी पाइपलाइन क्या थी, तो जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, जितनी महिलाएं ग्रेजुएट हो रही है, उसके बावजूद जॉब पाने की दर जो है वो सिर्फ 14% है। 45% महिलाएं यहाँ पर ग्रेजुएट हो रही है, 14% सिर्फ जॉब प्राप्त कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि स्कूल में जो ड्रॉप आउट दर है वो कितना कम है। आप लोग बता सकते हैं कि स्कूलों में समस्याएं क्या है, क्यों ड्रॉप आउट दर कम हो रहा है। तो कुछ कारण है कि भाई पितृसत्तात्मक सोच है, लैंगिक अंतराल विद्यमान है, स्कूलों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे कि अलग अलग शौचालय मिलने चाहिए, शौचालय नहीं मिल पाते हैं, ठीक। घरेलू देखभाल में लड़कियां बिजी हो जाती है, बाल विवाह एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सब कारण को सूचीबद्ध करते हुए आप लोग अपने आंसर को समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जो भी मैं चीजें आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका कम क्यों, आप लोग जानते होंगे। हालांकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि करंट में थे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग आंसर के स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक्स को थोड़ा सा वाइड कर, थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं कि
समझ में आ जाए कि टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका प्रयोग हम लोग को कैसे करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। तो भाई अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर दो तीन चीज आप बताइए। आप बताइए कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं एक पद के बाद उस पद से ऊपर नहीं जा सकती है भले ही वे कितना भी काम कर ले। ठीक है, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो महिलाएं शामिल है वो कार्यस्थल पर यौन हिंसा से कितने ज्यादा प्रभावित है। इसके संदर्भ में जो विशाखा गाइडलाइन आई थी उस गाइडलाइन को आप लोग जिक्र कर सकते हैं। आप लोग ये बताइए कि जो सेम काम के लिए सेम कार्य के लिए जो वेतन में जो अंतराल है, जो सैलरी में जो गैप मिलता है, वो गैप अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को कितना कम करता है। ठीक है, अब ये तो है कुछ निगेटिव निगेटिव बात, कुछ पॉजिटिव बात भी आप सोचा बताइए कि कई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, कई ऐसे महिला उद्यमी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंट में अभी नाइका कंपनी, ठीक है, शेयर मार्केट में नाइका कंपनी का एक आईपीओ आया था। ठीक है, वो आईपीओ बहुत अच्छा गया। देखिए दो आईपीओ एक साथ आए थे, नाइका और पेटीएम का। ठीक है, तो पेटीएम का तो आईपीओ जो आया था इनिशियल पब्लिक ऑफर, आप लोग समझ रहे होंगे शेयर मार्केट का, अगर आप लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स का आइडिया होगा तो पेटीएम का शेयर तो बहुत डाउन है लेकिन नाइका का शेयर बहुत ऊपर है। तो नाइका जो जो इस कंपनी को जिसने खड़ा किया था, इस कंपनी को खड़ा किया था एक महिला ने। ये महिलाओं के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती है उनको बेचने का काम करती है, ऑनलाइन साइट होती है नाइका। तो आप कुछ ऐसे भी एग्जांपल दीजिए जिसमें महिलाएं बहुत अच्छा कर रही है, जैसे नायका का एग्जांपल हो, कुछ ऐसे महिलाओं का एग्जांपल जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठी हुई है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, डब्ल्यूटीओ में, जहां पर कोई अच्छी महिला बैठी हुई है जो कि कार्य संभाल रही है, तो उनकी भूमिका को भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ पॉइंट्स हो गए। आप बताइए कुछ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट आज कर रही है, विशाखा गाइडलाइन हुआ, सी बॉक्स हुआ। सी बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है तो यहाँ पर आप लोग कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कार्यस्थल पर। तो इन सब पॉइंट को आप लोगों को अपने आंसर में शामिल करना रहता है। ठीक है, अब समझिएगा सिलेबस। अगर मैं कुछ अगला पॉइंट आप लोगों को समझाऊं तो सिलेबस का अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो वही फेमिनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। अब ये करंट का इतना ज्यादा फेमस टॉपिक रहा है, ये पढ़ाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका कृषि क्षेत्र में बढ़ रही है, कई कारण है। कई कारण में सबसे बड़ा कारण जो है वो कारण ये है कि जो पुरुष है, जो मेल वर्कर्स हैं, वो सभी रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं जॉब की तलाश में। ठीक है, अब इससे समस्या क्या आ रही है, क्योंकि पुरुष, घर का जो पुरुष है वो बाहर चला गया, तो खेतों में काम कौन करेगा, महिला करेगी। ठीक है, तो इस कारण से महिलाओं का जो है सशक्तिकरण भी हो रहा है, कृषि क्षेत्र में इनकी भूमिका भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ कमियां मौजूद है। कमियां क्या मौजूद है कि जमीन पर महिलाओं का चूंकि अधिकार नहीं, इनके नाम पर है नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं, इन लोगों को लोन नहीं मिलेगा, तो ये जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, महिला यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के शामिल होने से एक फायदा और हो रहा है कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो समाप्त हो रही है, क्योंकि पुरुष तो जा चुके, अब सिर्फ महिलाएं उस क्षेत्र में काम कर रही है। तो एक ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए तो यहाँ लिखा है कि खेल के क्षेत्र में क्या भूमिका, विज्ञान के क्षेत्र में क्या भूमिका, आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का जो टॉपिक है दोस्तों, न्यूज में रहा था, करंट अफेयर्स में रहा था, विजन की मैगजीन में पढ़ाया भी गया था। तो ये टॉपिक आप लोग तैयार करिएगा कि आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं को क्यों शामिल होना चाहिए। ठीक है, इसके समर्थन में कुछ पॉइंट दीजिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट बताइएगा जो कि चुनौती अभी उत्पन्न करें। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को शामिल कर लिया गया, लेकिन ये चुनौती क्या उत्पन्न करेगा, चुनौती देखिए बहुत सारी उत्पन्न करेगा। मैं सबसे सिंपल चुनौती अगर बताऊं तो जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया, जो भी अवसंरचना का निर्माण हुआ है अभी रक्षा क्षेत्र में, वो सभी ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए। जैसे कि मानिए अगर किसी आर्मी कैंप में किसी महिला को रखा जाता है, तो वहां पर जो शौचालय बने हुए हैं सिर्फ पुरुष के लिए बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक बहुत बड़ा निवेश की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, एक बात ये हुई। दूसरी बात, अभी भी पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में एक जो फिजिकल फिटनेस का कॉन्सेप्ट होता है वो पुरुषों के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो महिलाओं के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये जो चैलेंजेस है, ये सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल होने में अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, क्योंकि जो से माने लंबी दौड़ है, ऊंची जंप है, तो ये सारी चीजें कैसे डिफाइन होती है, ये सब पुरुषों के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई, महिलाओं के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन नहीं किया गया। तो ये चैलेंजेस यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हो सकते हैं महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को कैसे स्ट्रक्चर लिखना है अभी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध। ठीक है, तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर इसको आप लोग सोचे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर एक बार। ठीक है, तो जैसे
महिलाओं के विरुद्ध अपराध स्टार्ट हो जाते हैं 3-4 स्टेप से, ठीक है। मैं अगर आप थोड़ा बेसिक से समझाऊं तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर कोई लड़की पैदा होती है, ठीक है, उसके पैदा होते ही, मतलब पैदा क्या, गर्भ में आते ही यहाँ पर भेदभाव अपराध शुरू हो जाता है। कैसे? हम लैंगिक जांच करा लेते हैं गर्भ में, ठीक है, गैर कानूनी है फिर भी लोग कराते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गर्भ गिराने की बात होती है, गर्भपात कराने की बात होती है, तो ये उसके राइट टू लाइफ के अगेंस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है। ये यहां से देखिए हिंसा शुरू हो चुकी है। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी होगी तो शिक्षा क्षेत्र में उसको भूमिका नहीं मिलेगी, आगे बड़ी होगी तो उसको अर्थव्यवस्था में भूमिका नहीं मिलेगी, सिर्फ उसको घर के काम करने में बिजी रखा जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हिंसा जो है, ठीक है, ये यहां से डिफाइन होती है। अभी हम लोग इस टॉपिक को ब्रेक आगे देखेंगे, अभी बस थोड़ा सिलेबस के और पॉइंट को समझते हैं। कह रहा कि महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान कुछ किए गए हैं। तो प्रावधान आप लोग समझिए कौन कौन से किए गए हैं, ठीक है। याद करिएगा, डीपीएसपी क्या कहता है, प्रस्तावना क्या कहती है, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो बात कौन से कहते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ, वो ये सारी बातों को आप लोग समझिएगा। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, इसमें से आप लोग कुछ आंकड़े यूज करिए। अब यूनिसेफ के यहाँ पर कुछ आंकड़े यूज करिए। दहेज में आप लोग एनसीआरबी के कुछ आंकड़े यूज करिए। आप लोग बताइए कि एनसीआरबी के अनुसार कितने दहेज के कारण हत्याएं हो रही है, मृत्यु हो रही है, ठीक है। घरेलू हिंसा आप इसको कोविड से लिंक करिए। आप बताइए कि कोविड में जब लॉकडाउन चल रहा था तो घरेलू हिंसा के दर में कितनी तेजी से वृद्धि देखने को मिली थी, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों एक घर में कैद हो गए थे वहां पर। तो इसके कारण से घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई। फिर आप बताइए कि महिलाओं का अश्लील चित्र, आप इसको डिजिटल इंडिया से जोड़िए। आप बताइए कि डिजिटल इंडिया में फेसबुक पर या फिर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहां पर महिलाओं का अश्लील चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है, पोर्नोग्राफी बनाई जा रही है, ठीक है, इनके प्राइवेट वीडियोस को लीक कर दिया जा रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये महिलाओं के अश्लील चित्रण संबंधित हो सकती है। आप यहाँ पर हैशटैग मी टू मूवमेंट, ठीक है, हैशटैग मी टू मूवमेंट को लिंक करिए। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर महिलाओं के साथ हिंसा की बात होती है, आप हैशटैग मी टू मूवमेंट के माध्यम से ये समझाइए कि महिलाएं जो है कितनी सख्त हो चुकी हैं, अपनी बात को कितना अच्छे से इन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रखा और एक अच्छा खासा आंदोलन पूरे विश्व में क्रिएट किया था। ये आप मीटू मूवमेंट का एग्जांपल देकर के बता सकते हैं। हालांकि कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। अभी हम लोग जब इसको सकारात्मक पॉइंट से लेंगे तो हम इसके सकारात्मक पॉइंट्स की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। वैश्यावृत्ति हो, ठीक है, बलात्कार, ठीक है, दुष्कर्म का केस लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं का दुर्व्यवहार। अब महिलाओं का दुर्व्यवहार हो, बलात्कार हो, वैश्यावृत्ति हो, इन तीनों को आप जोड़ सकते हैं किससे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक करते हुए आप एक दो पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते हैं। समान कार्य हेतु असमान वेतन, तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि डब्ल्यू में कह रहा हूं, आईएलओ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, सरकार इनमें से किन किन बातों को शामिल कर चुकी है। ऑनर किलिंग, खाप पंचायत का कुछ एग्जांपल यहां पर आप दीजिए। तो इस तरह से सिलेबस का जो पूरा प्रॉपर पॉइंट आप देख रहे होंगे दोस्तों, महिलाओं के संदर्भ में इतने टॉपिक बन सकते हैं, इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पर अभी आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का प्रकार है। क्वेश्चन सिंपल बन सकता है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका सीमित क्यों है, हाल ही में इस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ऐसे कोई क्वेश्चन बन सकता है, सशस्त्र बलों में महिलाओं की युद्धक भूमिका पर टिप्पणी करिए, इससे कुछ आलोचना करिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस डायरेक्शन से इतने जितने पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए इन पॉइंट से बन सकते हैं। अब हम लोग को जो करना होगा, हम लोग एक टॉपिक को उठाएंगे, उसके बेसिक से उस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स को समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन टॉपिक से, ठीक है, इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकता है, अगर आता है तो हम लोग को कैसे लिखना है, कौन कौन से एग्जाम्पल ऐड करने, कौन कौन से पॉइंट को ऐड करना है, ये चीज सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात दोस्तों एक बात समझिए कि भारत सरकार लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, ठीक है। उसी प्रयास के अंतर्गत सरकार ने कई सारी स्कीम्स चलाई, जैसे कि आप सबने सुना होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम्स, वन स्टॉप सेंटर, ये सारी स्कीम्स क्या है? सारी स्कीम्स लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। सरकार ऐसा प्रयास करती क्यों है? तो करती इसलिए कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत की फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, उन सब बातों में जेंडर इक्वेलिटी की बात कही गई है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, ठीक है, एसडीजी में भी इन सारी बातों के बारे में कहा गया है, चाहे वो एसडीजी 3 हो, एसडीजी 5 हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, लैंगिक स्वास्थ्य की बात हो, या फिर लैंगिक समानता की बात हो, तो ये सारी बातें आप लोगों के एसडीजी में इंक्लूड है। अब मैंने जो बातें अभी बताई, मैंने सिर्फ ऐसे हवा में बातें नहीं बोली है, मैंने जो बातें बोली है इन बातों को आप लोगों का प्रयोग करना है, आप लोगों को या तो अपने इंट्रोडक्शन में
या तो अपने निष्कर्ष में, कंक्लूजन में। ठीक है, कौन सी बात है? तो आप ये बात लिखिए प्रॉपर। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये बात प्रॉपर अपने निष्कर्ष में दीजिए कि इस माध्यम से, सरकार के इन प्रयासों के माध्यम से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। या फिर आप ये लिखिए कि भारत सरकार इन सभी प्रयासों के माध्यम से जो संवैधानिक मूल्य हैं, ठीक है, चाहे डीपीएसपी के मूल्यों, मूल अधिकार के मूल्यों, नैतिक कर्तव्य के मूल्यों, इन सभी मूल्यों को हासिल करने में एक भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो एसडीजी 5 का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस हो, इन सभी को आप लोग निष्कर्ष में ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं की विरुद्ध हिंसा आती है तो ये एक पॉइंट याद रखें। दूसरी बात, मैं अगर कुछ आप लोगों को और बातें बताऊं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अगर जहां पर आप एसडीजी गोल को लिंक कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एसडीजी को अपने निष्कर्ष में, ठीक है, आप जब आप निष्कर्ष प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है, तो उस निष्कर्ष में आपको एसडीजी 5 को या फिर एसडीजी के अन्य जो लक्ष्य दिए गए उन लक्ष्यों को आप लोगों को अपने निष्कर्ष में शामिल करना पड़ेगा। अगर आप एसडीजी को शामिल करते हैं, आपका आंसर सुंदर हो जाएगा। यही बात मैंने साइंस एंड टेक की क्लास में भी डिस्कस किया था कि एसडीजी को शामिल करने का प्रयास करें। ठीक है, जितना जगह आप कर सकते हैं उतना कोशिश करते रहिए। उसके अलावा अगर ये नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आप शामिल कर दीजिए, किसी कमेटी को, किसी सिफारिश को आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। हम अगर क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन देखिए है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती क्यों है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इस संदर्भ में? क्वेश्चन ये बन सकता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा क्या होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके जो है कुछ कारण बताइए आप लोग। ठीक है, कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होने के कारण क्या है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जो होती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, सरकार कौन से प्रयास कर रही है, सरकार जो प्रयास कर रही है चुनौतियां क्या क्या विद्यमान है, और हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस के इतने डायमेंशन बन सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में सारे डायमेंशन पूछे, लेकिन एक दो डायमेंशन अगर पूछता है तो हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसको हम लोग को आंसर कैसे करना पड़ेगा। तो समझिएगा दोस्तों, हिंसा जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है शारीरिक हिंसा, एक हो सकती है मानसिक हिंसा। ठीक है, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जैसे कि पिटाई हुआ, यौन हिंसा हुआ। मानसिक हिंसा के अंतर्गत दहेज को लेकर के ताना हुआ। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है, शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा, इन दोनों बातों को आप लोग हिंसा के अंतर्गत, वायलेंस के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है, अब हिंसा होती क्या, तो जैसा कि मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि हिंसा बहुत पहले से शुरू आती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जन्म से पूर्व, ठीक है, बिफोर बर्थ हिंसा का एक प्रकार शुरू होता है, इसको हम लोग कहते हैं चयनात्मक, मतलब लिंग का चयन करना कि हमको इस लिंग का ही बच्चा चाहिए। ये क्या है कि जन्म से पूर्व ही हम एक लैंगिक हिंसा कर रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध में। तो ये एक बात ये हो गई। दूसरा, इसी को आप लोग दूसरा नाम दे सकते हैं, वो क्या होता है, सन मेटा प्रेफरेंस। ठीक है, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड सॉरी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2018 था, उस रिपोर्ट में सन मेटा प्रेफरेंस की बात कही। तो उसने कहा था कि अनवांटेड गर्ल्स बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है, करीब 21 मिलियन का उसने आंकड़ा दिया था। तो वो आंकड़ों का प्रयोग आप लोग क्या कर सकते हैं कि हिंसा के प्रकार में हिंसा कैसे कैसे हो सकती है। तो जन्म से शुरू हो सकता है, जन्म का जो प्रकार है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने दे दिया गया। इसी प्रकार बाल्यावस्था में हिंसा हो सकती है। बाल्यावस्था में कैसे हिंसा हो सकती है कि बाल विवाह करा देगा, चाइल्ड मैरिज। जनरली चाइल्ड मैरिज लड़कियों का ही होता है, ये हिंसा का एक प्रकार है महिलाओं के साथ। दूसरा, किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में क्या होगा भाई, यौन हिंसा हो सकती है। दूसरा होता है कि उसका देह व्यापार कर दिया जाए, मानव व्यापार में शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये जन्म हो गया, बचपन हो गया, किशोरावस्था हो गया। फिर मैंने कोई व्यसक महिला हो जाती है तो घरेलू हिंसा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस आप देखते हैं, दहेज के लिए हिंसा होती है। और वृद्धावस्था में विधवा प्रताड़ना, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है और कोई पुरुष विधुर होता है, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है ये होता है कि पुरुष घर में जो पुरुष वृद्धजन होते हैं उनको तो थोड़ी बहुत सेवा हो भी जाती है, महिला वृद्धजन की सेवा बिल्कुल कम होती है। तो ये जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है वो जन्म से लेकर के, बचपन से लेकर के, किशोरावस्था से लेकर के वृद्ध तक हर स्टेप में चलती रहती है, और हर स्टेप के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बस अगर सिंपल सा एक काम आप लोग कर दे अपने आंसर में, ऐसे किसी क्वेश्चन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पूछे तो आप लोग एक डायग्राम बनाए, वहां पे लिखिए जन्म के समय, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में और वृद्धावस्था में, और एक बॉक्स बना करके हिंसा के प्रकार लिख दें आप, आपका आंसर एकदम सुंदर बन जाएगा। ठीक है, और आप इसको अपने आंसर में प्रॉपर एक फॉर्मेट बना करके चिपका सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ देखिए हिंसा होती है, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं अपने किसी क्वेश्चन में, तो इंट्रोडक्शन को बाकियों के इंट्रोडक्शन से थोड़ा यूनिक बनाइए। यूनिक बनाने के लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल का प्रयोग करिए, या फिर
महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसमें किसी के डाटा का प्रयोग करिए, कुछ आंकड़ों का प्रयोग करके आप अपने हिंसा को बता सकते हैं। जैसे कि विश्व में पूरे पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 महिला यौन हिंसा का शिकार होती है। ठीक है, पूरे 3 महिलाओं में से अगर आप किसी 3 महिला को जानते होंगे एवरेज रूप में से, तो उन 3 महिलाओं में से 1 महिला ऐसी होगी जो यौन हिंसा का शिकार हुई होगी। ये आंकड़ा कितनी कड़वी सच्चाई कहता है, कितनी बड़ी बात कहता है, ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो या तो आप इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ये जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल का एक फॉर्मेट बताया कि जो हिंसा होती है, विरुद्ध हिंसा होती है, वो कितने प्रकार की हो सकती है, वो एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पर आपने समझे। तो इन दोनों फॉर्मेट में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। ठीक, अब समझिएगा हिंसा का कारण क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है दोस्तों, कारण ये होता है कि हमारे समाज में एक तो पितृसत्तात्मक समाज है, ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, अब इसका कारण ये है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों पर आश्रित होती है। आश्रित क्यों होती है, तो कई कारण है। पहली बात, उनको बेरोजगारी होती है, रोजगार नहीं मिलता, धन के लिए वो आश्रित होती है, भावनात्मक रूप से किसी पर आश्रित होती है। तो हिंसा का कारण यहां से बढ़ जाता है, क्योंकि वो बेरोजगार है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उनके प्रति हिंसा एक जायज मान ली जाती है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, कई बार ऐसा आप सबने देखा होगा, केस देखे होंगे। दरअसल मैं जब मैं एक एनजीओ में वर्क करता था, मैं कॉलेज में था, तो मैं 4 साल के एनजीओ में वर्क किया। ठीक है, तो उस एनजीओ में मैंने तो महिलाओं के लिए साथ और जो बच्चियां हैं उनके साथ बहुत सारे हिंसा का प्रकार देखा। हम लोग कर्तव्य नाम की हमारी एनजीओ थी कॉलेज में, हम 4 साल वहां पे प्रॉपर वर्क करते थे। ठीक है, तो हम जो जनजातीय इलाके, जो ट्राइबल एरिया थे, वहां पर जाकर के लोगों को सपोर्ट करते थे, वहां पर एजुकेशन देते, फ्री एजुकेशन देते थे दरअसल। ठीक है, करीब हम लोग दिन में 4 से 5 घंटा एजुकेशन देते थे। अब समस्या क्या आती थी वहां पर कि कई बार ऐसा होता था कि मानिए हम रात में 10 बजे एक बस्ती में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सर्वे करने में मैं गया हुआ, हम दरअसल रात में 10 बजे 12 बजे हम लोग रेगुलर वहां पे सर्वे करते रहते थे। तो होता क्या था वहां पर कि कई बार किसी घर में किसी महिला की पिटाई हो रही है। अब चूंकि हमारी प्रॉपर टीम होती थी, हमने वहां पर कहीं पर इंटरफेयर किया, हमने बोला कि आप इसको क्यों मार रहे हैं, तो महिला सामने से हमको टोक देती थी, हमसे कहती थी कि आप क्यों बोल रहे हैं बीच में, ये मेरे घर की बात है, ये मेरा पति मुझे मार रहा है, आप क्यों बोल रहे हो बीच में। तो ये जो एक सोच है, मेंटल सोच है, वो इस हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, जो व्यक्तिगत कारण होते हैं इसके अलावा, कि महिलाओं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह होता है कि महिलाओं को तो मारा जा सकता है। ठीक है, आप सबने देखा हो कई कुछ श्लोक का, कुछ पंक्तियों का सहारा लेते हैं लोग और कहते हैं कि देखिए यहाँ पर भी ये बात कही गई है, पुराणों में, वेदों में, ऐसी कुछ बातें एग्जाम्पल देकर लोग कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो इसका विरुद्ध, जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है नशा। ठीक है, नशा, और जब मादक पदार्थों को सेवन करता है तो हिंसा का जो दर है वो बहुत तेजी से देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। अब ऑनर किलिंग क्यों होती है, ऑनर किलिंग इसलिए होती है कि महिलाओं को जबरदस्ती का, ठीक है, परिवार की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, माना था कि अगर वो महिला उनकी मर्जी से विवाह ना करे तो परिवार की बेइज्जती होगी। अब ये जो समाज में जो सामाजिक धारणाएं बनी हुई हैं, ये धारणाएं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के ये सारे कारण हो सकते हैं। अब इन कारण को आप लोग लिखेंगे कैसे, आप लोगों को लिखना है तो जैसे मैंने बताया वैसे नहीं, आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए, इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनाइए प्रॉपर कि सामाजिक कारण, सोशल क्या रीजन है, ठीक है, इकोनॉमिकल क्या रीजन है, एजुकेशनल क्या रीजन है। आप बताइए यहाँ पर कि नशा, तो आप बताइए कि इंडिविजुअल क्या रीजन होते हैं किसी के मारने के। ठीक है, पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण, इसको आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। कुछ और ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट के अंतर्गत देखिए, जब भी आप लोगों से कारण पूछे या फिर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसको सब कैटेगराइज करिए। अर्थात आपने तो एक हेडिंग डाला मेन की कारण आप बता रहे हैं, आप उस कारण के अंतर्गत कई प्रॉपर हेडिंग दीजिए। आप बताइए यहाँ पर कि सामाजिक कारण क्या है, आप बताइए कि पारिवारिक कारण क्या होते हैं, शैक्षिक कारण क्या है, बेरोजगारी, आर्थिक कारण क्या है उस महिला की हिंसा के प्रति। तो ये जो आप सब कैटेगराइज कर अपने आंसर को, तो आपका आंसर यहां से ज्यादा इनरीच हो रहा है। ठीक है, आप ज्यादा पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे। राजनीतिक कारण क्या है, तो महिलाओं को राजनीतिक उतनी स्वायत्ता नहीं मिली हुई है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अब अगर आपने देखा होगा तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आर्थिक वाले एग्जांपल से मुझे याद आया कि जस्टिस रेखापल्ली, कल या परसों की शायद बात है। ठीक है, जस्टिस रेखापल्ली दिल्ली हाईकोर्ट की जज है। तो वो जज जब सुनवाई कर रही थी किसी केस की, तो वहां पर जो वकील था, आप सोचिए सोच अभी कैसी है हमारे समाज की। और मैं एग्जांपल मतलब श्योरली कह सकता हूँ कि हम में से 100 में से 90 लोगों की सोच यही होगी। ठीक है, हम लोग भले ऐसा चाहते नहीं होंगे, ऐसा मतलब हम ज्यादा सोच करके बारे में कमेंट नहीं करते होंगे, लेकिन सोच ऐसी ही होती है। सोच क्या है समझिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज थी,
ठीक है, वो रेखा पल्ली नाम था, जस्टिस रेखा पल्ली, वो केस की सुनवाई कर रही थी। वकील जो था वहां पर, जो केस लड़ रहा था, वो वकील बार बार इन जो यहाँ पर मैडम बैठी हुई थी, इनको सर कह के संबोधित कर रहा था। ठीक है, सर कह करके संबोधित कर रहा था। तो इस जो जज थे, इन्होंने 2-3 बार तक टोका। जब इसने बात नहीं समझी, बार बार गलती कर रहा था, तो इसने क्या कहा, वकील ने कहा कि अरे ये आपकी गलती, मतलब मेरी गलती नहीं है मैम। होता क्या है कि आप जिस पोस्ट पर बैठी हुई हैं, जिस आप चेयर पर बैठी हुई हैं, वो चेयर के कारण से मेरा बार बार संबोधन सर निकल रहा है। तो जज ने एक बहुत अच्छी बात, जज ने ये कहा कि इसका मतलब तो ये है कि आपने हमेशा ये सोच करके रखा है कि ये जो चेयर है, ये जो पद है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित हो चुकी है। तो यही जो समस्या है कि जो जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, वो जनरली उसका हम लोग नाम जो होता है, नामकरण जो होता है, वो पुरुषों के अकॉर्डिंग किया गया होता है। और यही समस्या, जैसे चेयरमैन, हम लोग चेयर वुमेन नहीं कहते, हम लोग चेयरमैन कहते हैं। ठीक है, चेयर पर्सन हालांकि अब यूज होने लगा है कई जगहों पर, लेकिन ये जो समस्या है, उसको आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जो सोच है, वो कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव कई हो सकते हैं महिलाओं के प्रति हिंसा के। पहला प्रभाव ये हो सकता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है भाई यहाँ पर। दूसरा कि एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति हम पीछे होते जा रहे हैं। लैंगिक असमानता, जेंडर गैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, जब जेंडर गैप पर क्वेश्चन आए, तो आप लोग वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसका प्रयोग कर दिया कि भारत जो है अपने 112 से 140वें रैंक पर आ गया, और पीछे हो गया। ठीक है, जेंडर गैप में भारत की जो रैंकिंग है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार और डाउन हो गई है। इसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं अपने किसी आंसर में, जहां पर लैंगिक अंतराल पर क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, अब समझिएगा। अब ये तो प्रभाव का मैंने 2-3 पॉइंट आप लोगों को बताया कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, एसडीजी पर हम पीछे होते आ रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा असर होता है, वो होता है बच्चों पर, कि अगर किसी घर में किसी महिला के साथ हिंसा हो रही है, तो उस बच्चा का जो मनोस्थिति है, ठीक है, जो बच्चा की जो सोच है, बच्चा की जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो इस हिंसा से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। या तो वो बच्चा हिंसा को सही मानने लगेगा, या तो वो बच्चा एकदम अगेंस्ट हो जाएगा इन सब चीजों के। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रभाव पड़ सकते हैं, इन दोनों प्रभाव का भी एक प्रभाव यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इस प्रभाव को लिख सकते हैं। ठीक है, अब एसडीजी में कई सारे लक्ष्य होते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया कि हिंसा और तो निर्धनता की जो समाप्ति का हमारा लक्ष्य है, जो स्वास्थ्य का लक्ष्य, लैंगिक स्वास्थ्य का हुआ, आपका जो लक्ष्य हुआ जेंडर गैप को समाप्त करने का, लैंगिक समानता का जो लक्ष्य हुआ, उन सब लक्ष्यों में लोग पीछे होते जा रहे हैं। ये इससे कुछ प्रभाव होते हैं। अब भाई सरकार क्या कर रही है, तो सरकार तो बहुत सारे प्रयास कर रही है। इसमें सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, तो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया सी बॉक्स का। ठीक है, सी बॉक्स का। इसके अलावा दहेज के विरुद्ध जो 498A, ये वाला जो आईपीसी में एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, ये हो गया आप लोगों का दहेज वाला अधिनियम हो गया। ठीक है, गर्भावस्था की जो जांच होती है, उस जांच के लिए जो कानून बनाया गया, वो कानून हो गया आप लोगों का प्रयास में। फिर आप बताएं कि वन स्टॉप सेंटर, उजाला सेंटर, उजाला योजना जो है, उजाला स्कीम से यूपी में सरकार क्या प्रयास करती है, यूपी में कई सारे प्रयास सरकार करिए। एक तो आपका मिशन शक्ति हो गया। मिशन शक्ति आपने सुना होगा कि लैंगिक रूप से अगर किसी महिला के साथ हिंसा होती है, ठीक है, या फिर जो पुलिस है, उस पुलिस को सशक्तिकरण करने का एक कॉन्सेप्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज्यादा कार्य करे। तो मिशन शक्ति नाम का एक स्कीम यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके साथ ही साथ यूपी सरकार में एक और स्कीम चलती है, ऑपरेशन दुराचारी, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड। ठीक है, हालांकि देखिए मैं फिर से वही कह रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि इनके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते। जैसे मिशन शक्ति का नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा कि ऐसा देखने को मिला कि जो पुलिस है, वो जबरदस्ती, या फिर पुलिस तो छोड़िए, कई लोगों के मोबाइल पर ऐसे मैसेज आने लगे और उनको चीट करने का प्रयास किया दरअसल, कि आपने पोर्नोग्राफी साइट पर विजिट किया है, इस कारण से आपके ऊपर इतने रुपए पेनाल्टी लगती है, आप तुरंत इस नंबर पर पेनाल्टी पे करिए, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे इस मिशन शक्ति के अंतर्गत कई फ्रॉडिया लोगों के द्वारा ऐसे मैसेज भेजे जाने लगे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, तो भाई लोगों से अत्याचार हो रहा है ना, तो किसी भी स्कीम्स का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड का भी नेगेटिव इंपैक्ट था। ठीक है, तो हालांकि इन सब प्रयासों को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। यूपी में पिंक बस की शुरुआत हुआ। पिंक बस का स्कीम आप यहाँ पर बताइए कि हाँ, पिंक बस का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो सरकार कुछ प्रयास कर रही है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल योजना रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आप सक्सेस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। हाँ, ये रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, देखिए उसने कितना सारा चेंजेस करने का प्रयास किया कि ये मनोवृत्ति में परिवर्तन करने में कॉन्सेप्ट में जोड़ दे रही है। ठीक है, अब इस योजना ने बालिकाओं के विरुद्ध लंबे समय से ज्यादा पूर्वाग्रहों को, जो प्रिजुडिस होते हैं, जो प्रिजुडिस सोच होती है,
उसको समाप्त करने का प्रयास किया। अब ये करती कैसे ये काम? तो इसलिए आपने सुना होगा कि सेल्फी विद डॉटर, ठीक है, सेल्फी विद डॉटर का कॉन्सेप्ट यहां पर आपने देखा होगा। तो सेल्फी विद डॉटर क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक प्रकार है। हमने क्या किया, हमने भारतीय त्योहार हो, कोई लोहड़ी, कलश यात्रा, राखी, गणेश चतुर्दशी, इन सब पर इस स्कीम के तहत एक फोटो पोस्ट करने का आह्वान किया। तो लोगों, जो लड़कियां हैं, उनको अधिकार मिला, उनको एक पहचान मिलना स्टार्ट हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। कई सारी स्कीम जैसे सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। ये सारी स्कीम्स क्या होती है? सारी वुमेन एम्पावरमेंट के सरकार के कुछ प्रयास है। अब समझिएगा दोस्तों, इसके अलावा विशाखा गाइडलाइन हुआ 2013 का, जो एक्ट है, पॉस्को एक्ट है, इन सारे एक्ट को भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद समस्या क्या है? तो समस्या है कानून के क्रियान्वयन में। अर्थात अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनका सही से लागू नहीं किया गया। आप सब जानते हैं कि दहेज पर एक्ट कब का आया हुआ है, ठीक है, 498 एक कब से लागू है। लेकिन उसके बावजूद हम और आप, हमारे पूरे घर में, हम सबके घर में, एकदम मैं श्योरली कह रहा हूं, मतलब हम सबके घर में जरूर दहेज को एक सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस है, मतलब हम स्वीकार कर चुके हैं दहेज तो कोई जुर्म होता ही नहीं, भले कानून बनाओ तो अपनी जगह पर है। लेकिन दहेज हम लेंगे, दहेज की मांग करेंगे, दहेज हम देंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट मतलब एकदम ऐसा प्रतीत होता है अपने घरों में देखा जाए कि सामाजिक स्वीकृति इन लोगों को दे दी गई है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाए, ठीक है। जो न्यायपालिका है, जो दोष आरोपित होते हैं, उन आरोपियों की सही प्रकार से जांच करे, और जांच करने के बाद उनका सही से क्रियान्वयन करे। मतलब जो दोष सिद्धि दर है, अर्थात कोई क्रिमिनल क्राइम करने के बाद जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में उसकी सिद्धि हो कि हाँ इसने क्राइम किया है, ये बात सही हो, ठीक है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है कि भाई वही मैं जो आप लोगों से डिस्कस करता कि सामाजिक मुद्दे, समाज में इनके प्रति स्वीकार्यता बढ़ चुकी है। अच्छा यहाँ समझेगा, और जब भी हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंजेस को हम लोग 4A से जोड़ सकते हैं। 4A क्या होता है? एफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अवेयरनेस, ठीक है। अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अवेलेबिलिटी में क्या हुआ कि भाई पुलिस कर्मियों की बहुत कमी है, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, जो कोर्ट में केसेस है बहुत ज्यादा पेंडिंग है। तो इन सब के कारण से न्याय की अवेलेबिलिटी अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, तो सामाजिक स्वीकार्यता यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जागरूकता नहीं है, अर्थात परिवार में ही, बच्चों के साथ घर परिवार में उनका यौन शोषण होता है, लेकिन उनकी जानकारी बच्चों को भी नहीं लग पाती है, माँ बाप को भी नहीं लग पाती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इन चुनौतियों को आप लोग 4A के अंतर्गत अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आप अपने आंसर को सब कैटेगराइज करें, तो सब कैटेगराइज करने का तरीका ये कि आप 4A का प्रयोग कर सकते हैं अपने चुनौतियों को बताने में। तो आपकी चुनौती यहाँ पर एकदम अच्छे से शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, ये हो गया चुनौतियां आप लोगों का। हमने देख लिया सरकार के कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों को किया जाने की आवश्यकता है, क्या किया जाना चाहिए, सबसे बड़ी बात देखिए, महिलाओं के साथ जब हिंसा होती है तो उसमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने रिपोर्ट को, जो अपने केस को पुलिस थानों में दर्ज ही नहीं कर पाती। कारण, तो कारण बेहद सिंपल है कि उनको डर लगता है कि सामाजिक कलंक उनके ऊपर न थोप दिया जाए, उन पर रेप विक्टिम का आरोप न लगा दिया जाए, उनके ऊपर उनको ही गलत में साबित करने का प्रयास किया जाने लगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मीटू मूवमेंट जब हुआ था तो उसमें जिन महिलाओं ने खुल करके अपनी बातें रखी थी, देखिए हालांकि उसमें से बहुत सी महिलाओं ने गलत भी दिखा था, लेकिन जिन महिलाओं ने खुलकर अपनी बातें रखी थी, उन महिलाओं पर ही जो है कमेंट होने लगे, उन महिलाओं पर एक अलग तरह की ट्रोलिंग की जाने लगी। तो ये जो समस्या है, इसके कारण से महिलाएं जनरली सामने नहीं आना चाहती हैं। तो इसके लिए हम लोग जो कानून बनाए, उस कानून में गोपनीयता को, निजता को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। जैसे कि कोई रेप विक्टिम है तो रेप विक्टिम का नाम छुपाने का एकदम, ये मतलब कानून बनाया कि रेप विक्टिम का नाम कहीं पर भी जाहिर ना किया जाए। लेकिन आप सब जानते, चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे वो तेलंगाना में जो रेप हुआ था उसका केस हो, हर जगह उस लड़की का नाम कोई ना कोई राजनेता लेकर के मीडिया में बोल ही देता है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या इस बात को और बढ़ावा देती है कि महिलाएं पुलिस थानों में न जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इन समस्याओं को सॉल्व किया जाए, फिर पिंक थाना का कुछ कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाए। पिंक थाना कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसे थाना बना दे जो कि वुमेन फ्रेंडली हो, ताकि महिलाएं वहां पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सके, ठीक है। आप तो जानते हैं कि महिलाओं तो छोड़िए, हम में से बहुत से ऐसे पुरुष लोग होंगे, दोस्त लोग होंगे, जो कि पुलिस थानों में रात में जाना पसंद नहीं करेंगे, उनको डर लगता है कि यार पुलिस थाना में पुलिस पता नहीं कैसी बैठी होगी, ठीक है। तो ये जो कारण है, इन कारण के लिए पुलिस को फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है, उनको एक शिक्षा देने की आवश्यकता है।
उनको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि वुमेन फ्रेंडली वो लोग बिहेव कर सके। ऐसे दिल्ली सरकार की एक एप्लीकेशन भी है, हिम्मत ऐप। तो आप लोग केस स्टडी में उस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हिम्मत ऐप के माध्यम से सरकार जो है इस कॉन्सेप्ट को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ये प्रॉपर टॉपिक, जहां पर हमने देखा कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है उसके कारण क्या है, वो कितने प्रकार की होती है, सरकार कौन कौन से प्रयास करे, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और सरकार के जो प्रयास किए आ रहे हैं उन्हें चुनौतियां क्या क्या विद्यमान है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोग सामने आता है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बताइएगा। ठीक, आप लोग केस स्टडी में इस योजना को बता सकते हैं। अगर महिलाओं पर कोई क्वेश्चन आता है, आप प्रॉपर ऐसे ऐसे केस स्टडी डालिए, यहाँ पर लिखिए केस स्टडी, और यहाँ पर देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत महिलाओं को जो है सामाजिक स्वीकार्यता दी गई, उनको तमाम सेल्फी विद डॉटर के अंतर्गत या फिर तमाम त्योहारों के अंतर्गत एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दिया गया, उनको उनकी उनको जगह दी जा रही फैमिली में। ठीक है, तो इन सब माध्यम से आप अपने आंसर को और सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ये हो गया आप लोगों का महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का बात। अब अगर मैं अगला टॉपिक देखूं तो हमारा अगला टॉपिक है लैंगिक हिंसा। ठीक है, तो लैंगिक हिंसा क्या होती है ये समझिएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से बोला कि जब लैंगिक हिंसा का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप लोग प्रॉपर इंट्रोडक्शन में आप लोग वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसका प्रयोग करिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का आप हवाला देते बताइए कि भारत जो है 2020 की तुलना में अपनी रैंकिंग में 28 स्थान और नीचे झुका है, और 118 से 140वीं रैंक पर आ गया, 112 से 140वीं रैंक पर आ गया। ठीक है, तो ये आंकड़ा देते हुए आप अपने आंसर की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों को एक बात जो बहुत से मित्र जो हमारे गलती करते हैं वो गलती नहीं करनी। गलती देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। लैंगिक हिंसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात यहाँ पर आप लोगों को नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को कई सारे और पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एलजीबीटी क्यू प्लस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको भी यहाँ पर आप लोगों को लैंगिक हिंसा के अंतर्गत शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंगिक हिंसा में आप इस बात को जोड़िए। इसके साथ ही साथ अगर अगर लैंगिक असमानता पर क्वेश्चन आता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर क्वेश्चन आता है, तो ये तो वायलेंस की बात हो गया। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन पर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप लोगों को अपने आंसर में महिलाओं एलजीबीटीक्यू और इसके साथ ही साथ पुरुष के भी कॉन्सेप्ट को जोड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि पुरुष के साथ जो असमानता होती है वो क्या होती है। जैसे कि मानिए अगर कोई आपदा आती है, ठीक है, तो वहां पर पुरुषों से यह उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है, सामाजिक अपेक्षा होती है कि वो जा करके लोगों की हेल्प करे। ये जो बर्डन पुरुष पर डाला गया ये भी एक असमानता का प्रकार होता है। पुरुषों से घर में अपेक्षा किया था कि ये पैसा कमा करके लेकर के आए और परिवारों को संभाले, तो ये जो अपेक्षा ये भी क्या एक बर्डन है। ठीक है, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है सही है, लेकिन ये एक बर्डन क्रिएट होता है। दूसरी बात, इनसे उम्मीद की जाती है कि भाई रोना नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक वो बहुत अच्छा डायलॉग है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये सब क्या है, सब पुरुषों पर भी एक सामाजिक असमानता है, एक बर्डन क्रिएट किया गया। तो कभी भी लैंगिक असमानता पर क्वेश्चन आए तो आपको इन सभी पॉइंट्स को शामिल करना है। महिला पुरुष एलजीबीटी क्यू उनको भी शामिल करना है। इसके साथ ही साथ लैंगिक हिंसा का बात हो तो वहां पर आपको एलजीबीटी क्यू को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए अभी हुआ क्या। दरअसल में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे, टॉपिक पढ़ इसलिए रहे कि कोविड के कारण से जो यूनाइटेड नेशन वुमेन एक संगठन है, उस संगठन ने कुछ बातें कही। उसने कहा कि कोविड के कारण जो लैंगिक हिंसा में वृद्धि हुई है, मैंने आप लोगों से एग्जांपल तरह बताया कि अभी हुआ क्या कि कोविड के कारण जब लॉकडाउन चल रहा था तो पूरी जो हम सभी अपने अपने घरों में कैद थे। अब घरों में कैद थे तो ना तो पुलिस स्टेशन सही प्रकार से कार्य कर रहे थे और हमको अपने पार्टनर साथ ही रहना पड़ रहा, तो इसके कारण से लैंगिक हिंसा में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। ठीक, तो उस टॉपिक उस मेन कॉन्सेप्ट को यूनाइटेड नेशन वुमेन ने सैडो पेंडेमिक की संज्ञा दी है। ठीक है, सैडो पेंडेमिक मतलब छद्म महामारी की संज्ञा दी गई, इसका आप लोग प्रयोग करिएगा अभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के सामने। ठीक है, आप लोग इसके साथ ही साथ आप लोग कुछ और बता सकते हैं। आप लोग बता ये सकते हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इस बात को कैसे जस्टिफाई करते हुए बात ये कैसे कहती है कि हाँ कोविड के कारण से लैंगिक हिंसा में वृद्धि देखने को मिली, तो आप इस बात को भी यहाँ पर हवाला दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, देखिए जितने भी मैं आप लोग आंकड़े बोल रहा हूँ, आप लोग एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आप लोग को नोट करते चलने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं सबकी कुछ कुछ आप लोगों को टॉपिक दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन जितनी भी चीजों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उनका आप लोगों को नोट्स बनाते चलना पड़ेगा। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर दो तीन अभी आप लोगों को आंकड़े दे दिए, ठीक है। एक यूनाइटेड नेशन वुमेन की बात कही, एक एनसीआरबी का एग्जांपल दिया, एक फिर मैं कह रहा हूँ कि नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, जो ये भारतीय जो आयोग है, ये आयोग कहता है कि 2021 में जो पहले के 8 महीने थे, ठीक है, उसके बाद ये सर्वे किया गया होगा, तो उस 8 महीने में यह बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनमें 46% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। इन 46% में भी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी यूपी में देखने को मिली है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ पॉइंट्स है जिनका प्रयोग आप लोग अपने आंसर में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 तरह का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया। एक बताया कि यूएन वुमेन का प्रयोग करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप लोग तीनों के तीनों आंकड़े यहाँ पर एक साथ चिपका दीजिएगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को अपने आंकड़े देने हैं अपने आंसर में, ठीक है, लेकिन आंकड़े ऐसे देने हैं और एकदम आंकड़े ही नहीं भरने। आप लोग आंकड़े ऐसे दीजिए कि आपकी बात जस्टिफाई हो जाए। चाहे उसके लिए आप एनसीआरबी का प्रयोग करिए, चाहे यूनाइटेड नेशन वुमेन का प्रयोग करिए, चाहे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का प्रयोग करिए, या फिर होम मिनिस्ट्री का प्रयोग करिए, कुछ भी प्रयोग करिए, लेकिन एक दो आंकड़े के माध्यम से आप अपनी बात को यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और आंकड़े अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो एक तो मैंने आंकड़े आप लोगों को पहले बताया था। एक आंकड़ा यह बताया था कि पूरे विश्व में 3 में से 1 महिला कभी ना कभी लैंगिक हिंसा का शिकार होती है, ठीक है। ये आंकड़ा भी याद करिएगा, यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है, तो बेहद इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ठीक है। इसका प्रयोग आप लोग हर जगह कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि कोविड-19 में जो वृद्धि हुई लैंगिक हिंसा की, उसके कारण क्या थे, ठीक है। कारण ये था, देखिए, सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस जनरली जिनके कारण हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत में जो कानून है वो कानून ऐसे नहीं बनाए गए हैं कि उनका हम सही से पालन करा सके, पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते थे, ठीक है। और सोच थी, प्रतिस्पर्धात्मक सोच थी, जॉब जाने का एक तनाव था, मानसिक तनाव था, लोग नशा कर रहे थे, तो इन सब के कारण से लैंगिक हिंसा देखने में वृद्धि मिली, ठीक है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ कारण बताओ, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर अभी तक लैंगिक हिंसा को लेकर के कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। भारत में तो कई कानून बने हैं, उसके बावजूद हिंसा होती है। कई ऐसे राष्ट्र जहां पर कानून ही नहीं निर्मित किया गया, आप वहां पर हिंसा की दर सोचिए कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक बात ये हो गया। सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो देखिए, हाँ सॉरी, कारण हमने देख लिया, प्रभाव तो हमने देख लिया कि प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव वही पुराने वाले प्रभाव यहाँ पर आप लोगों को चिपकाने पड़ेंगे। सरकार के प्रयास, सरकार के प्रयास वही सारे बता दीजिए जो सरकार कर रही थी, जो कि हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग दो तीन चीज ऐड कर सकते हैं कि एलजीबीटीक्यू के लिए सरकार क्या कर रही है, ट्रांसजेंडर्स के का जो, हाँ, यहाँ पर देखिए हमने ट्रांसजेंडर्स को छोड़ दिया, तो ट्रांसजेंडर्स का जो हिंसा होती है उनको भी यहाँ पर आप लोगों को शामिल करना पड़ेगा, उनके कुछ पहले आप लोग बताने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को पहले बताता हूँ, कुछ बेसिक और बहुत अच्छी पहले हैं, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर आप सबने सुना है, क्या है कि जो पीड़ित महिला होगी, जो हिंसा से ग्रसित महिला होगी, उसको वहां पर हम लोग शरण देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक हेल्पलाइन चलती है, वो आप बता सकते हैं, 1098 की जो एक हेल्पलाइन है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक एनजीओ है, नारी मुक्ति संगठन। नारी मुक्ति संगठन भी इसके अंदर में बहुत सारे कार्य कर रहा है, तो इन सब बातों को भी आप अपने अपने आंसर में आप लोगों को यूज करना है, ठीक है, केस स्टडी के तौर पर हो तो जैसे भी हो। दूसरी बात, कई सरकार, राज्य सरकारों के कुछ पहले हैं जिनको आप लोग केस स्टडी के तौर पर अपने आंसर में बता सकते हैं कि इसको हम लोग को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए। जैसे कि यूपी सरकार के 3-4 स्कीम, मैंने मिशन शक्ति बताया आप लोगों को, एंटी रोमियो स्क्वाड बताया। यहाँ पर एक दो पॉइंट आप और नोट करिए कि कोरोना के टाइम में यूपी सरकार ने एक थीम से एक स्कीम शुरू किया जिसका नाम था सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस, अर्थात अपनी आवाज को मत दबाओ, कोरोना को दबाओ, ठीक है, सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस। तो इसके माध्यम से जो घर में बैठी महिलाएं थी, उनके साथ अगर हिंसा हो रही है तो वो पुलिस थानों में आकर अपनी केस दर्ज कर सकती थी। इसके लिए यूपी सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास था। इसके साथ ही साथ एक सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम भी शुरुआत किया गया। तो इन सब बातों को आप लोगों को अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक बात समझिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जितने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये एक जगह पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर मिलेंगी, डिफरेंट मैगजीन में मिलेंगी, डिफरेंट करंट अफेयर्स से मिलेंगी, और उन सब बातों को आपको अपने आंसर में एक जगह पर लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिंक करने का काम आप लोगों का है। मैं यहाँ पर आप लोगों को मदद कर रहा हूँ कि मैं इन सब बातों को एक साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि यूपी सरकार की ये 3-4 स्कीम से इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके साथ ही साथ एक स्कीम और शुरू हुई थी, बेल बजाओ स्कीम, ठीक है, घंटी बजाओ, बेल बजाओ। इसमें क्या है कि इस स्कीम के अंतर्गत अगर जो हिंसा होती है तो घंटी बजा करके आप लोग, मतलब एक ये बस एक टर्म जिसका प्रयोग किया जा रहा है अपनी बात को साबित करने के लिए, घंटी बजाओ मतलब आप आ करके पुलिस थानों अपना केस दर्ज करो। तो बेल बजाओ कार्यक्रम जो है वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको भी आप लोग अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेल बजाओ हुआ, सप्रेस कोविड नॉट योर वॉइस ये हुआ, नारी मुक्ति संगठन की बात हो गई, मिशन शक्ति की बात हो गया, वन स्टॉप सेंटर की बात हो गई,
और विशाखा गाइडलाइंस की बात होगी, तो इन सब बातों को आप लोग को अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और स्कीम है मुंबई की क्या है कि एम पावर वन ऑन। एम पावर वन ऑन क्या है देखिए, तो एम पावर वन ऑन है कि अगर कोई घरेलू दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो मुंबई में आप एक हेल्पलाइन जारी किया गया एम पावर वन ऑन के तहत, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा, एम पावर वन ऑन, ठीक है। ये मुंबई सरकार का एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जहां पर आप कोई अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप उसकी शिकायत यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे दहेज अधिनियम हुआ, 498A हुआ, 2005 का अधिनियम हुआ, ठीक है। ये सारी बातों को भी आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बातें और समझाना चाहूंगा। समझाना ये है कि देखिए, अगर रिसेंट में मैंने कल ही जो है एक न्यूज देख रहा था मैं, ठीक है। उस न्यूज में मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा ये चीजें कि ट्विटर के जो सीईओ हैं, दरअसल ये चूंकि इंडियन थे इस कारण से न्यूज में और अच्छा रहा, जैसे ये आईआईटी बॉम्बे के पास होते हैं, ठीक है, बॉम्बे या खड़गपुर के हैं, ये बार आप लोग देख लीजिएगा। तो जो ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल, इन्होंने कल पैटर्निटी लीव के लिए आवेदन दिया है, ठीक है। और इस कारण से इनकी बहुत सारी तारीफ हो रही है, आप तारीफ दे सकते हैं यहाँ पर। जो ये जो नेड सहगल है, ठीक है, नेड सहगल क्या है, ये भी जो है एक सीईओ है, सीएफओ है, ठीक है। ये है सीएफओ आपके ट्विटर के, ठीक है। तो ट्विटर के इन्होंने क्या कमेंट किया, इन्होंने कहा कि थैंक यू पराग सहगल, मतलब ये पराग अग्रवाल, फॉर लीडिंग बाय द एग्जांपल एंड टेकिंग पैटर्निटी लीव। I wish leaders did this when I was early in my career and becoming a father. We have 7,500 people at the Twitter who have your back. इसका मतलब समझिएगा आप लोग, जो ट्विटर के सीईओ हैं उन्होंने पैटर्निटी लीव ली। अभी तक मैटरनिटी लीव की बात हम लोग करते थे, ठीक है। ये अगर कोई महिला मां बनती है तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। ये जो पूरी सोच है, ये सोच इस बात पर डिपेंड करती है कि जो महिलाएं हैं उनको ही घर में देखभाल करने का दायित्व दिया गया है, पुरुषों के ऊपर यह दायित्व नहीं है, इसलिए पैटर्निटी लीव का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हालांकि अब धीरे धीरे पैटर्निटी लीव के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो ट्विटर के सीईओ है पराग अग्रवाल, उन्होंने पैटर्निटी लीव ली और इस कारण से ये पूरे न्यूज में छा गए, पूरे हर जगह मीडिया में छा रहे। और ये एग्जाम्पल आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है, कि लैंगिक समानता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि ट्विटर के सीईओ, इतनी बड़ी वैश्विक संस्था के जो सीईओ है, इनके पास काम करने को बहुत सारे लोग हो गए इनके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और ये बताया कि हाँ, पिता का भी एक दायित्व है कि अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके, उसकी देखभाल कर सके, इसके लिए उन्होंने पैटर्निटी लीव ली है। तो ये एग्जाम्पल को आप लोग अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आप लोगों का ये टॉपिक यहाँ पर खत्म, ठीक है। इसका आप लोगों को प्रयोग करना है कहाँ पर, अपने केस स्टडी के तौर पर इस कॉन्सेप्ट का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल तौर पर इस बात का प्रयोग कर सकते हैं कि ये एक बात यहाँ पर है। अब देखिए, अगला टॉपिक हम लोग का दहेज प्रणाली, ठीक है। तो दहेज प्रणाली, डोरी सिस्टम क्या होती है, कैसे होती है, इन सब पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता दहेज क्या होती है, ठीक है। आप सब में से बहुत से लोग लेते होंगे, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो दहेज सिस्टम है ये इतना ज्यादा स्वीकार्य हो चुका है ना, मतलब कि हम लोग क्या बात करें सबके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं कि कारण क्या, तो कारण वही सारे जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये माना जाता है कि महिला जो है, अच्छा देखिए, इसका एक कारण, मैं एक यूनिक कारण आप लोगों को बताता हूँ। कारण, सबसे यूनिक कारण जो मुझे लगा, वो कारण ये लगा कि जनरली जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पिता की संपत्ति होती है, जो परिवार की संपत्ति होती है, उन संपत्ति पर पुरुषों का या फिर लड़कों का अधिकार होता है, ठीक है। आप जानते हो कि भारत में अभी लड़कियों को भी संपत्ति में दायित्व, संपत्ति में अधिकार का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद घर की जो हमारी बहनें होती है उनको संपत्ति में वो अधिकार नहीं मिलता है। ना वो तो डिमांड करती हैं और ना उनको मिलता है। डिमांड क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर मैं डिमांड करूंगी तो मेरा जो मायका है, मेरा जो घर है, वहां पर मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा, लोग मुझे मानेंगे नहीं, लोग मुझे केयर नहीं करेंगे, मेरा भाई मुझे छोड़ देगा, मेरी माँ मुझसे पूछेगी नहीं। तो ये जो सामाजिक दबाव है मेरी लड़कियों के ऊपर, इसके कारण से पैतृक संपत्ति में वो लोग अपना अधिकार नहीं पा पाती, ठीक है। अब चूंकि पैतृक संपत्ति में इनको अधिकार नहीं मिलता है, इसके कारण से जो शादी होती है उसी टाइम पर दहेज के कॉन्सेप्ट को प्रबल कर दिया गया, क्योंकि सबको पता है कि पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, तो दहेज में जितना मिल सकता है उतना ले लो। ये जो सोच है, ये सोच दहेज का एक बहुत अच्छा कारण है, बहुत यूनिक कारण। तो सॉल्यूशन आप क्या बता सकते हैं इसके संदर्भ में, कि महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में
अधिकार सुनिश्चित किया जाए, उनको अधिकार दिया जाए। और अगर ये अधिकार दिया जाने लगेगा तो जो महिलाएं हैं उनको जो दहेज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डाउन होने लगेगा। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, भाई शिक्षा अगर दोगे महिलाओं को, अगर लड़की अच्छे से पढ़ी लिखी होगी, किसी कॉलेज से पढ़ी होगी, अच्छे से खुद जॉब करेगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी, तो दहेज के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करेगी। ठीक। दूसरी बात, एक कारण मुझे लगा कि जाति के अंतर्गत विवाह करना। अगर किसी लड़की की शादी करनी है तो हम जाति के अंतर्गत बंद जाते हैं। बंद क्यों जाते हैं? क्योंकि भाई जाति में धारा सीमा है। ठीक है, अब हमको अगर इसी जाति के अंतर्गत किसी लड़के को चाहिए तो यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो चुकी है और सप्लाई कम। तो डिमांड सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके माध्यम से दहेज की मांग यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें दहेज का एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके संदर्भ में जो सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 लेकर के आया था, ये अधिनियम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस अधिनियम का आप लोगों को जिक्र करना पड़ेगा और इसका आप लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा कि हाँ, इस अधिनियम के बाद सरकार ये प्रयास कर रही है। ठीक है, अब समझिएगा। कारण आप लोग समझ गए, मैंने कुछ कारण आप लोग बताया कि कुछ सामाजिक कारण है, कुछ वैधानिक कारण। सामाजिक कारण क्या कि भाई महिलाओं को मान लिया गया है कि वो अधीनस्थ ही रहेंगी पुरुषों के। अब चूंकि वो पुरुषों के अधीनस्थ रहेंगी, और एक बात और समझिएगा, लड़का और लड़की जब शादी होती है तो शादी का जो हमारा सिस्टम जो है, सिस्टम ऐसा होता है कि लड़के के पक्ष वालों को ज्यादा तरजीह, ज्यादा इज्जत दिया जाता है। ठीक है, और लड़की के पक्ष वालों से यह उम्मीद की जाती है कि वो लड़के के पक्ष वालों की इज्जत करे। ये जो अधीनस्थ का जो कॉन्सेप्ट है कि लड़की की फैमिली नीचे रहेगी, लड़का की फैमिली ऊपर रहेगा, इसी बात को सपोर्ट करने के लिए दहेज के कॉन्सेप्ट का सृजन किया गया। ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा। दूसरी बात कि एक तो वैवाहिक दबाव हो जाता है कि हमको इसी जाति के अंतर्गत शादी करनी है। एक और कारण यहां पर होता है जो मैंने देखा, स्टेटस सिंबल। ठीक है, कि शादी के दिन जब शादी हो रही है, तिलक चढ़ रहा है, तो उस दिन आपके घर पर जहां पर शादी हो रही है वहां पर कितनी ज्यादा संपत्ति लड़की वालों तरफ से लाकर के रखी गई है, ये एग्जाम्पल, ये जो कारण है स्टेटस सिंबल का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है, कई बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, वो लोग शादी करते हैं तो बहुत सारा चीजों को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। ठीक है, अच्छा समझिएगा, ये दहेज छोटे लेवल पर होता है, जब बड़ी हस्तियां शादी करती है तो उसको हम लोग गिफ्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, और दहेज के कॉन्सेप्ट से बच जाते हैं। लेकिन समस्या क्या, यही गिफ्ट छोटे समाज में दहेज की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये दहेज, ये गिफ्ट, इन सभी चीजों को रोकने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी हस्तियों की शादी होनी पड़ेगी, कोई ऐसे बहुत नेता ऐसे शादी करे जो कि बहुत सिंपल हो, जो इस बात को सपोर्ट करे कि नहीं, हमको ऐसा काम नहीं करना। आपने देखा होगा कि बहुत से आईएएस अधिकारी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोग कोर्ट में आके मैरिज कर लिया, ठीक है, लेकिन वो बस एक दिखावा है, समझे क्यों? उसके बाद वो प्रॉपर पार्टी करते हैं, प्रॉपर अपने स्टेटस सिंबल के, स्टेटस के अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी पार्टियां का आयोजित करते हैं। तो इसके कारण से दहेज समाप्त नहीं होता। दहेज समाप्त क्यों, कैसे होगा? तो आप सिंपल शादी को प्रमोट करिए। अगर दहेज की कोई बात होती है तो सरकार तुरंत एक्शन ले, कार्रवाई करे। इसी कारण से बहुत चीजें, जैसे दहेज अगर कम होगा, दहेज सिस्टम कम होगा, तो महिलाओं के प्रति जो हिंसा है घरों में हो रही है, वो हिंसा समाप्त होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और वर्क करता है। कॉन्सेप्ट ये वर्क करता है कि अगर लड़का सरकारी जॉब में है, आप देखिए एक बात समझिएगा, आप लोग अपने आप से लिंक मत करने का प्रयास करिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अपने से लिंक मत करिएगा। अगर लड़का पढ़ाई करके मानिए अधिकारी बन गया, ठीक है, अब अधिकारी बन गया तो उसके घर वाले कहते हैं कि मैंने चूंकि लड़के की शिक्षा पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमको कहां से मिलेगा? तो लड़की के घर वालों से मिलेगा। ये पूरा इकोनॉमिक्स का मॉडल है, डिमांड सप्लाई कैसे हो रही है, जितना रिटर्न हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न हमें कैसे मिलेगा, इन सब चीजों के लिए दहेज का सिस्टम क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग ये सिस्टम समझ में आ गया होगा प्रॉपर क्या होता है, कैसे कम होगा। तो भाई कुछ ऐसी प्रथाओं का फॉलो करें, ठीक है, जहां पर दहेज का कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक है, कई ऐसी जातियों में शादी होती है, कई ऐसे विवाह होते हैं जहां पर दहेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो उनको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, महिलाओं को अगर हम आर्थिक अधिकार देंगे, आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, तो दहेज की भूमिका अपने आप कम होने लगेगी। ठीक है, जैसे अभी लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जब लव मैरिज का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है चूंकि पूरे देश में, तो इसके कारण से होता क्या है, इसके कारण से जो लड़कियां होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो खुद से लड़का पसंद करे, खुद से शादी कर रही है, तो ये उनकी चॉइस हो गई। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये कि दहेज की डिमांड यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, तो यहाँ पर कोई
तीसरे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लड़का भी कमा रहा, लड़की भी कमा रही, दोनों लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने घर बार को अच्छे से संभाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ जो नया जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है लव मैरिज का, वो सपोर्ट कर रहा है। साथ लिव इन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी इस बात को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आप लोग का ये। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक टॉपिक और है दोस्तों, वो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिएगा साथ साथ में। अच्छा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या था, लैंगिक अंतराल। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे लास्ट में कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो न्यूनतम करने का, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके क्या कारण है, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक असमानता के कारण क्या है, ठीक है, उनके कुछ प्रभावों पर चर्चा करिए। ये अगर आप लोगों से क्वेश्चन आता है तो उसकी स्ट्रक्चरिंग आप लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में प्रॉपर आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट का प्रयोग करते अपनी बात की शुरुआत करें। आप बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो 28 स्थान नीचे गिर करके 140 स्थान पर आ गया, ठीक है। इस डाटा का, इस फैक्ट का प्रयोग आप लोगों ने किया होगा याद करने में, कब, प्रीलिम्स के एग्जाम में। प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपने इस रिपोर्ट को याद किया होगा। अब उसी रिपोर्ट का प्रयोग करना है आपको अपने आंसर में, ठीक है। अब देखिए, यहां क्या रहा है कि इसके कारण बताइए आप लोग कि लैंगिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारण। अच्छा, दूसरी बात ये बता समझिएगा, लैंगिक असमानता के जो प्रकार है, मैंने आप लोगों से चर्चा किया था वहां पर कि बचपन में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, वयस्क अवस्था में कैसे कैसे लैंगिक असमानता होती है, उसके कुछ मैंने आप लोगों को एक सिस्टम समझाया था। तो उसको भी आप लोग यहाँ पर चिपका सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए कारण, देखिए पहला कारण वही सन मेटा वरीयता। इकोनॉमिक सर्वे 2018 के अनुसार भारत में 21 मिलियन अवांछित लड़कियां हैं। इस प्रकार लैंगिक भेदभाव जन्म से पहले से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है कि चयनात्मक बच्चा हमको चाहिए, हमको वो बच्चा चाहिए जिसका जेंडर मेरे अकॉर्डिंग हो, जिसको मैं चाहता हूं कि लड़का पैदा हो, तो उसके कारण से लैंगिक असमानता यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। शैक्षिक कारक कि भाई उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन जो है पुरुषों की तुलना में काफी कम है, ठीक है। तो ये एक लैंगिक समानता का एक कारण ये भी है। राजनीतिक कारण कि पंचायती राज व्यवस्था को छोड़ करके कहीं पर भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित, संसद में बात हो रही है आरक्षण करने की, लेकिन वो बिल जो है वो कब से केस पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। वो बिल पास ही नहीं हुआ आज तक। आप वो बता सकते हैं, हालांकि आप यहाँ पर कुछ बता सकते हैं सजेशन में कि हालांकि यूपी में कांग्रेस जो पार्टी है उसने 40% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने का प्रयास किया है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप मान सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को आप लोग लिंक कर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के कार्यों की अंडर रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग क्या होता है भाई, तो अंडर रिपोर्टिंग ये होता है कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है, या फिर घरेलू दायित्व जो होते हैं जैसे अवैतनिक देखभाल, ठीक है, अवैतनिक देखभाल जो होती है जिनके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको हम लोग अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही नहीं मानते। हम जब भारत की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो भारत की जीडीपी में हम इन कार्यों को जोड़ते ही नहीं है। ये जो समस्या है, ये नेशनल लेवल की एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, कि अवैतनिक देखभाल भारत जीडीपी का कोई हिस्सा नहीं माना था, इसके कारण से इनको असमानता का शिकार होती है, इनको उतना अधिकार नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक आंकड़ा कह रहा है, आंकड़ा क्या कह रहा है कि महिलाएं जो है, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो देखभाल में अपने पूरे दिन का करीब 5 घंटा दूसरों की देखभाल में खर्चा करती है, ठीक है। वही जो पुरुष है वो घरेलू कार्य में मात्र 45 मिनट पर डे का भूमिका निभाता है, ठीक है। इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं जब भी आप लोग लैंगिक असमानता में इस बात का एग्जाम्पल दे रहे हो कि अवैतनिक देखभाल में या फिर कार्यों के अंडर रिपोर्टिंग अंतर्गत जो चीजें होती है, तो उसका आंकड़ा यहाँ पर है। आंकड़ा ये कि महिलाएं 5 घंटा पर डे देती हैं और पुरुष जो है 45 मिनट पर डे देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर समझिए, यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है उसको अनुसार मैंने कैसे लिखा, मैंने आप लोग के लिए प्रॉपर यहाँ पर एक बताया कि मेन हेडिंग दिया कि कारण मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उत्तरदायी कारक कौन कौन से, कारक मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। फिर मैंने सब हेडिंग दिया, सब हेडिंग क्या दिया कि सन मेटा वरीयता। अब एग्जामिनर जब इसको पढ़ेगा उसको तुरंत समझ कि हाँ बात किस चीज की हो रही है, ठीक है। फिर वो देखिए इकोनॉमिक सर्वे का मैंने यहाँ पर प्रयोग करके अपने आंसर जस्टिफाई कर दिया है, कितनी सुंदर बात है, ठीक। शैक्षिक कारक मैंने यहाँ पर कुछ रिपोर्ट नहीं दिया, हालांकि यहाँ पर आप आंकड़ा दे सकते थे, वही स्टेम वाला आंकड़ा दे सकते थे, ठीक है, कि स्टेम में ऐसा चीजें होती है, इसके कारण से महिलाएं जो है शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही है। राजनीतिक कारक मैंने आप लोग को बताया, कांग्रेस वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग दे लीजिए। महिलाओं के कार्यों की अंडर रिपोर्टिंग, तो आप ये आंकड़ा दे लीजिए यहाँ पर कि ये हिस्सा जो है
ये बताता है कि महिलाएं जो है वो घरेलू कार्यों में कितना ज्यादा बिजी होती है, जिसके लिए उनको कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। ठीक है, अब कुछ आर्थिक कारक आप देखिए कि पीएलएफएस में जो महिला शक्ति भागीदारी है, जो श्रम शक्ति भागीदारी है महिलाओं की, वो बेहद कम होती जा रही है। उसको आप लोग कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि पिंक कॉलर जॉब जैसी धारणा है वो महिलाओं के कार्य क्षेत्र को सीमित कर देती है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि वो तो जस्टिस थी रेखापल्ली, हाँ रेखापल्ली जो नाम था उनका, दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस थी, जस्टिस, उन्होंने यही कहा कि आपने ये मान के रखा हुआ है कि ये जो सीट है ये सिर्फ पुरुषों के आरक्षित है। ये क्या है, तो पिंक कॉलर जॉब का कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप वहां पर कोई ऐसा पेज देखेंगे ना, तो वहां पर देखिए नर्स की जो भूमिका है उस भूमिका में महिला को ही रखा गया है। पायलट की भूमिका में आप देखेंगे तो पुरुष को ही रखा गया है। अगर आप एबीसीडी भी बचपन से देखने का प्रयास करेंगे, जो बच्चों की एबीसीडी वाली बुक आती है, उस बुक में भी जनरली जनरली नर्स की जगह पर एन से नर्स आता है, नर्स की जगह महिला बनी होगी, पी से पायलट की जगह पुरुष बना होगा। तो ये जो लैंगिक भेदभाव का क्रिएट हो रहा है, क्या है, ये पिंक कॉलर जॉब की कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं सिर्फ इस क्षेत्र के लिए काम कर सकती है। ये जो सीमा है ये महिलाओं के कार्य क्षेत्र को सीमित करती है। ठीक है, उसके बाद कार्यस्थल पर भेदभाव, यौन हिंसा, वेतन असमानता, ये सारे कारण क्या है, तो लैंगिक असमानता को कम करने के बहुत बड़े कारण है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ सांस्कृतिक सामाजिक कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, करिएगा कि पितृ सत्तात्मक जैसे रूढ़िवादी विचार, तो देखिए मैंने वही आप लोगों से बोला था कि पितृ सत्तात्मक वाली जो सोच है उसको आंसर का पहला पॉइंट नहीं बनाना है। यहाँ पर वही किया गया, देखिए यहाँ पर उसको पहला पॉइंट नहीं बनाया गया। पहले हमने कुछ बेसिक जो पॉइंट थे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यूनिक पॉइंट थे, उसको मैंने यहाँ पर लिखा। फिर पितृ सत्तात्मक वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखने का काम किया। ठीक है, और मैंने बताया कि देखिए इसके कारण से समस्याएं हो रही है, लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ, तो सबरीमाला मंदिर में विवाद हुआ, 3 तलाक का मुद्दा हो, दहेज प्रथा के मुद्दे, ये सब क्या है, तो ये सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थानों की जो भूमिका है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन की जो भूमिका होती है, उनके परिणाम है। ठीक है, उनके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। कोविड-19 को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया अपने आंसर पे, बता कि एनसीआरबी के अनुसार लॉकडाउन में जो है वो यौन हिंसा में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का ये टॉपिक है पूरा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस क्लास को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ब्रेक लेना चाहिए मुझे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 टॉपिक बचा हुआ है, तो हम लोग जो अगली क्लास होगी उन अगली क्लास में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मिनिमम एज फॉर द गर्ल्स मैरिज, जो अभी आपने सुना होगा जया कमेटी बनी गई थी, जया, उस कमेटी ने क्या सिफारिशें की है, क्या बातें कही हैं, उनको देखेंगे हम लोग। इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो वैवाहिक बलात्कार होता है, वो वैवाहिक बलात्कार होता क्या है। ठीक है, जस्टिस वर्मा की जो निर्भया कांड पर जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी वो क्या कहती है, रिसेंट में ये न्यूज में क्यों रहा, इन सब चीजों को यहाँ पर हम लोग आंसर में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का अगली क्लासेस, जहां पर अगली क्लास में ये 2 टॉपिक देखेंगे। इसके बाद हम लोग गरीब वाले टॉपिक को, जो गरीबी पॉवर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको उठाएंगे और उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य है कि 5 लेक्चर में इस क्लास को कंप्लीट कर दूं, लेकिन अगर ये लेक्चर 6, 7, 8 भी जाएगा तो मैं लूंगा, मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा हर चीजों को। और हाँ, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस है कि हम हर सिलेबस के पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते, हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।